सफर में कॉन्स्टेंटली कई बार आपने जैसे बोला 6 टाइम प्रीलिम्स दिया, 2 बार मेंस दिया, कई बार ऐसा भी लगा होगा कि यार पीछे हो रही हैं चीज़ें, मैं फेल होता जा रहा हूँ। कई बार ऐसा होता है समाज हमें उस तरीके से बना देता है कि बार बार फेलियर हो रही है, अब छोड़ दे, कहीं लगा कि छोड़ देना चाहिए। 6 महीने दें, 6 घंटे डेली दें, आप फोकस्ड हो। सिर्फ 3 चीज़ें मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को यही कहता हूँ और फिर यही कहता हूँ कि देखिए 6 महीने दीजिए डेली। अब बहुत सारे बच्चे जो फेल हो जाते हैं इस वजह से फेल हो जाते हैं क्योंकि वो डेली नहीं पढ़ते। नहीं, भारत में देखिए, भारत में क्या, वर्ल्ड में एक जो टीचर होता है, गुरु होता है, गुरु ही इकलौता ऐसा है जो अपने बच्चों को अपने ऊपर जाते हुए देखना चाहता है। बड़ा प्राउड फील करता है कि मेरा स्टूडेंट बहुत बड़ी जगह पे चला गया। सर जैसे 6 अटेम्प्ट्स में आपका पीटी क्लियर हुआ हर बार, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनका प्रीलिम्स ही 10 साल से नहीं निकला जी, तो उनमें कमी कहाँ है? वो पढ़ाई में कमी कर रहे हैं या उनकी अंगूठियां वर्क नहीं कर रही? एक तो लोग अंगूठियों पे विश्वास करते हैं, वो नहीं करना चाहिए। सिविल सर्विसेज की तैयारी करने के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो मेंटल बैलेंस की जरूरी है। अभी सर मैं रिसेंटली गया था मुखर्जी नगर जी, एक एस्पिरेंट था जो 2 साल से प्रिपरेशन जी, मैंने उससे बात में पूछा GS3 में क्या क्या सब्जेक्ट्स आते हैं जी, इमेजिन उसको सब्जेक्ट्स नहीं पता था। दिस इज द कंडीशन ऑफ एस्पिरेंट्स इन मुखर्जी नगर जो 1-1.5-2 लाख रुपए अपनी कोचिंग की फीस दे रहे हैं, उनकी ये कंडीशन। लेकिन वो इस एग्जाम को ही लाइफ समझ लेते हैं। एग्जाम लाइफ नहीं है, लाइफ एग्जाम से बहुत बड़ी है। तो एग्जाम इज ए पार्ट ऑफ लाइफ, इट इज नॉट योर लाइफ। तो जब कोई उसको उतने ही सीरियस ले लेगा कि नहीं यही जीवन है, इसके बाद कुछ नहीं मिलेगा, मेंटली वो बहुत रिटायर्ड फील करता है। हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है आयुष डी गुप्ता और आज का पॉडकास्ट बहुत एक्साइटिंग है। आज हम बात करेंगे यूपीएससी जर्नी के बारे में। आज जो स्टूडियो में हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं उनका नाम है मिस्टर मानस पांडे। ही इज द फाउंडर ऑफ टॉपर्स स्क्वाड ऑफ प्राइवेट लिमिटेड। उनका यूट्यूब पे चैनल है यूपी अकेडमी ऑफ सिविल सर्विसेज के नाम से, जिसका 2.72 लाख सब्सक्राइबर्स हैं और आप सभी जानते होंगे, आपके फेवरेट टीचर रहे हैं। आप उनसे बात करेंगे अबाउट यूपीएससी जर्नी, उनकी यूपीएससी की जर्नी कैसी रही, उनकी यूपी पीसीएस की जर्नी कैसी रही। यूपी पीसीएस में वो गुरु माने जाते हैं, फेमस टीचर के नाम से भी जाने जाते हैं। उनकी जर्नी के बारे में बात करेंगे, उनकी फेलियर्स के बारे में बात करेंगे, उनके फ्यूचर प्लान्स के बारे में बात करेंगे और बात करेंगे ओवरऑल यूपीएससी एस्पिरेंट लाइफ के बारे में। तो प्लीज़ पूरा पॉडकास्ट देखिएगा, ये बहुत दिल से बनाया है क्योंकि बहुत पर्सनल सी जर्नी रही है मेरी भी इस चीज़ को लेकर। तो प्लीज़ पूरा पॉडकास्ट देखिएगा एंड आई बिलीव कि आप सभी को ये पॉडकास्ट बहुत पसंद आएगा। थैंक यू सो मच। मिस्टर मानस पांडे, क्या हाल है आपके? बहुत बढ़िया, थैंक यू फॉर कमिंग टू द पॉडकास्ट। थैंक यू। एंड आई बिलीव कि हमारी ऑडियंस में से कई हज़ारों लाखों स्टूडेंट्स ने इतनी हम लोगों को मैसेजेस भेजे कि सर को बुला लो, सर को बुला लो। ठीक है, आ गए हैं आपके मानस पांडे जी। जितने भी आपके सवाल हैं आज हम कोशिश करेंगे कुछ सवाल जानने की कोशिश करें। लेकिन मानस जी, थैंक यू सो मच इस पॉडकास्ट में आने के लिए, स्टूडेंट कम्युनिटी की तरफ से भी, और ऑफ कोर्स बीइंग एन एंकर मेरी भी रिस्पांसिबिलिटी बनती है कि मैं आपका शुक्रगुजार रहूं। थैंक यू सो मच आयुष। देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पीपल जो आपके सफर के बारे में जानना चाहते हैं। आपकी जो वीडियोस हैं, आप पर्सनल लाइफ को बहुत कम दिखाते हैं बिकॉज एजुकेशन है तो वो चीजें नहीं होती। लेकिन इस पॉडकास्ट में हम कोशिश करेंगे आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में हम थोड़ा सा जान पाएं, आपका सफर के बारे में जान पाएं। लोगों ने सो कॉल्ड जो फेलियर्स वाला टैग दिया था कुछ टाइम पे, वो उस बारे में जान पाएं। सफर की शुरुआत कहाँ से हुई? मैं सफर की शुरुआत कुछ ऐसी हुई आयुष की, मेरी पूरी स्कूलिंग हुई है नैनीताल से, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज नैनीताल से। नॉर्मल बेसिक जैसे सब पढ़ते, मेरे पिताजी वहाँ पे प्रिंसिपल थे। तो वहाँ से पढ़ाई करने के बाद मुझे लगा कि जैसे सबका एक एम होता है, मैंने भी अपना एम बनाया कि ठीक है मैं भी बीटेक करता हूँ। तो आई डिड दी बीटेक मैंने AKTU से किया। AKTU मीन्स यूपी का स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेज, अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी, अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी, वहाँ से बीटेक किया। बीटेक के बाद फिर मैंने ज्वाइन किया साउथ इंडिया में फेमस ऑटोमोबाइल कंपनी है। तो कंपनी ज्वाइन करने के बाद हुआ ये कि लगभग 2-4 महीने मैंने काम किया। काम करने के बाद वहाँ का एटमॉस्फेयर और यहाँ का दोनों में एक बहुत बड़ा डिफरेंस था। वहाँ पहुँचने के बाद मुझे फील हुआ कि वहाँ रोटियाँ बहुत महंगी हैं। आई एम ए वेजिटेरियन। तो जब मैं वहाँ गया तो मुझे दिखा कि यार यहाँ पे मेरा सर्वाइवल थोड़ा सा दिक्कत है। तो फिर मेरा मन नहीं लगा तो मैंने वहाँ से छोड़ा और छोड़ने के बाद मैं आ गया दिल्ली में शुरुआत हुई असली स्ट्रगल की। तो मुझे लगा कि हर चीज़, मेरे पिताजी ने कहा था ही इज़ माई वन ऑफ, मतलब कहिए तो कोई जीवन में हर किसी के रोल मॉडल होते हैं, मेरे रोल मॉडल मेरे पिताजी हैं सिंपली। तो उन्होंने कहा कि सब कुछ ट्राई करो, भागना क्यों है किसी से, हर चीज़ देखो, करके देखो, ज़रूरी नहीं कि मैं ही तुम्हारी नौकरी लगूँ, तुम अपने आप से ट्राई करो। तो आई केम टू दिल्ली और दिल्ली में मैंने शुरुआत करी। शुरुआत मेरी हुई सबसे खराब कॉल सेंटर की जॉब से। तो मैंने नाइट कॉल सेंटर्स की जॉब, फिर वहां से मैंने अपनी शुरुआत करी। कब की बता रहे हैं आप? ये मैं बता रहा हूँ 2012 से 2013 के बीच की। 2012 मेरा बीटेक पूरा हुआ तो आई वेंट टू चेन्नई में फेमस ऑटोमोबाइल कंपनी है इंटरनेशनल, ठीक है। वहाँ पे कुछ महीने काम करने के बाद वापस दिल्ली आया। उसके बाद यहाँ से शुरुआत हुई। क्योंकि मेरी कम्युनिकेशन, आई टोल्ड यू ना, कि मेरी कम्युनिकेशन बहुत खराब थी।
तो कम्युनिकेशन मेरी सही होने का एक बहुत बड़ा वजह, लोग इसको नेगेटिव में देख सकते हैं बट पॉजिटिव ये है कि वो कॉल सेंटर में बीपीओ की जॉब से मेरी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी हो गई। तो लगभग 1.5 महीना मेरा पूरा उसी में बीता। उसके बाद मुझे लगा कि ठीक है, लेट्स ट्राई समथिंग न्यू। तो मैंने वो छोड़ा। फिर मैंने फरीदाबाद, दिल्ली की जितनी भी आसपास के इलाके में जितनी कंपनियां थी वहां दौड़ लगाना शुरू करी। ठीक है। 10 दिन 15 दिन धीरे धीरे ऐसा होता था, कभी मैं ज्वाइन करूं 10 दिन बाद मुझे लगे कि यार यहाँ कुछ बचा ही नहीं है, मेरे लायक कुछ नहीं है, तो मेरा मन ही नहीं लगता था। ऐसा करते करते लगभग 1 साल बीतने को था और मेरे ख्याल से हर तरीके की चीजें इंडस्ट्रियल वर्क में कर चुका था कि ठीक है एक इंडस्ट्रियल नॉलेज हो जाए। फिर मुझे लगा चलो कुछ और ट्राई करते हैं, मतलब यही कि ये नहीं अच्छा, चलो कुछ और ट्राई करते हैं। होता ये है ना कि हर आदमी का मतलब बनाते समय भगवान ने ये सोच के बनाया कि किसी एक स्पेशलिटी के साथ कि तुम किस लिए बने हो। जी। वो एक चीज को जानने के लिए सबसे जरूरी है ट्राई करना। तो ये मेरे पिताजी ने सिखाया कि तुम ट्राई करो। हर चीज को ट्राई करने से एक फायदा होगा कि तुम्हें वो चीज पता चलेगी जिसमें आप बेहतरीन हो। तो मैंने ट्राई करते करते फिर मुझे लगा चलो एक बार ये भी देख लेते हैं। बहुत चर्चा थी कि यहाँ डीएसपी घूम रहा है, डीएसपी बहुत घूमते थे आसपास में, तो मुझे लगा चलो एक बार ये शौक के तौर पे भी कर लेते हैं। तो मैंने 2 महीने की छोटी सी तैयारी करी और यूपीपीएससी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा दी। और परीक्षा देने में ऐसा हुआ मेरे साथ कि 2013 में पहले अटेम्प्ट में ही मेरा प्रीलिम्स निकल गया। अब मुझे लगा कि यार हो सकता है चलो ये फील्ड है, चलो इसी में ट्राई कर लेते हैं जी। तो मैंने फिर एक जगह स्विच करी, दिल्ली स्विच कर दिया और मैं पहुंच गया प्रयागराज। प्रयागराज में अब एक चीज होता है कि सब कुछ सेल्फ डिपेंडेंट होकर तैयारी करने के लिए कुछ तो सपोर्ट चाहिए जी। तो बेहतर ये था कि पापा से सपोर्ट लेने की अपेक्षा मैंने ज्वाइन कर लिया एक इंजीनियरिंग कॉलेज और वहां से मैंने अपने सफर की शुरुआत करी। अब यहाँ से 2-2 चीजें साथ चलने लगी। जिस दिन मैंने ज्वाइन किया मेरी वाइफ ने भी उसी दिन ज्वाइन किया। मतलब हम दोनों सेम डे में एक ही जगह पे एक ही डिपार्टमेंट में ज्वाइन किया। और तब से धीरे धीरे 2 चीजें चलने लगी। एक कि मुझे जीवन में क्या करना है, दूसरा मेरी पर्सनल लाइफ में मुझे कहाँ पहुंचना है। तो धीरे धीरे दोनों में ग्रोथ हुई। आई ट्राइड, आई गिवन मेनी एग्जाम्स। कई बार ऐसा हुआ बेसिक प्राइमरी टीचर से लेकर के 3 ऐसे एग्जाम थे जो मैंने दिए और जिसमें हुआ भी। सिविल सर्विसेज में भी चूंकि मेरा मेन था कि मुझे बनना था डीएसपी, वो पोस्ट नहीं मिल पाई। ठीक है, आई ट्राइड माई बेस्ट बट उससे कम की पोस्टें मिली जो कि मुझे लगता था कि इन पोस्टों के लिए मुझे बहुत बाहर जाना पड़ेगा, सैलरी उतनी नहीं है। एक मेजर कंसर्न सबसे ज्यादा लाइफ में होता है ना, पैसा। लोग कितना भी मना करें, बहुत सारे लोग कहेंगे आपसे पैसा जरूरी नहीं है। गलत, पैसा भी बहुत जरूरी है। पैसे के बिना शुरुआत ही नहीं हो सकती किसी चीज की। तो और कोई भी गवर्नमेंट जॉब, ये सच है, आप चाहे आईएएस अधिकारी भी देखेंगे तो उनकी भी ऐसा नहीं है कि ओरिजिनल सैलरी आपको दिखेगी कि बहुत अलग से है, वही है सबकी एक ऑन नॉर्मल सी सैलरी है। तो अगर पैसा चाहिए तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट तो करना ही पड़ेगा। तो फिर धीरे 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 ये करते करते तैयारी हुई और पोस्ट की लालसा भी बढ़ती गई। लगभग 6 बार प्रीलिम्स निकला, 2 बार मेंस निकला, छोटी मोटी पोस्टें भी मिली, लेकिन वो जो चाहिए था वो नहीं मिल पाया। वो क्यों नहीं मिल पाया, उसके साथ पैरेलल 2 चीजें हैं। यहीं से ये समझ में आता है कि जिस चीज को फेलियर समझ रहे हैं वो एक्चुअली डिस्ट्रैक्शन भी हो सकता है लाइफ में। मेरी वाइफ जिससे मैं पहली बार मिला था 2013 में, हम लोगों ने ज्वाइन किया। धीरे धीरे हम लोग का कैरियर वहां से बढ़ा। फिर 2-4 साल बाद हम लोग को लगा कि यार शादी कर लेनी चाहिए। और एक ऐसा टाइम आता है जीवन में जब आदमी को कैरियर और पर्सनल लाइफ 2 में से किसी एक को सेलेक्ट करना पड़ता है। लगभग एक वही समय था जब मुझे लगा कि परिवार और पर्सनल लाइफ, एक अच्छा रिश्ता जीवन में मिल जाए, एक अच्छी वाइफ जीवन में मिल जाए तो नौकरियां तो बहुत सारी मिल जाती हैं। ये सच है। तो मुझे पहले दिन से ये श्योर था कि ठीक है, मुझे एक अच्छी रिश्ते निभाने वाली वाइफ चाहिए, एक अच्छी फैमिली को चलाने वाली वाइफ चाहिए। नौकरियां फिर मैं कर लूंगा, नौकरियों की भारत में कमी नहीं है। अगर आप थोड़ा भी ईमानदारी से मेहनत करेंगे तो 6 महीने लगता है किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए। तो कुछ ऐसा रहा मेरा सफर। 6 महीने आप यूपीएससी एग्जाम की बात कर रहे हो? आप भारत के किसी भी एग्जाम की तैयारी स्टार्ट करें आयुष, 6 महीने दें, 6 घंटे डेली दें। आप फोकस्ड हो, सिर्फ 3 चीजें मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को यही कहता हूँ और फिर यही कहता हूँ कि देखिए 6 महीने दीजिए डेली। अब बहुत सारे बच्चे जो फेल हो जाते हैं इस वजह से फेल हो जाते हैं क्योंकि वो डेली नहीं पढ़ते जी। तो पहला नियम सक्सेस का है कंसिस्टेंसी। 6 घंटा डेली का मतलब तूफान भी आ जाए तो भी आपको डेली 6 घंटे पढ़ने ही पढ़ने हैं। और 6 महीना पढ़िए। आपके पास टारगेट होना चाहिए और टारगेट के लिए सबसे जरूरी है सिलेबस। एग्जाम का सिलेबस, पिछले 30 सालों के पेपर और एक अच्छी बुक हर सब्जेक्ट की, गिनी चुनी 8-10 बुक हो सकती हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आपके पूरे रूम में बुक्स की पूरी गैलरी रखी हो, ऐसा नहीं। इनके 8-10 बुक होंगी,
सिलेबस होगा, हम्म, पेपर होंगे पिछले ठीक है, साल के, और बस 6 महीना कोई भी एग्जाम, आई कैन बेट कि आप कोई भी एग्जाम निकाल सकते हैं। ठीक है। जी तो ये आपका रहा सफर। जी सफर में कॉन्स्टेंटली कई बार आपने जैसे बोला 6 टाइम प्रीलिम्स दिया, जी 2 बार मेंस दिया, जी कई बार ऐसा भी लगा होगा कि यार पीछे हो रही हैं चीज़ें, मैं फेल होता जा रहा हूँ। कई बार ऐसा होता है समाज हमें उस तरीके से बना देता जी। है कि बार बार फेलियर हो रही है, अब छोड़ दे, कहीं लगा कि छोड़ देना चाहिए? एक्चुअली मुझे लगता है कि आयुष, फेलियर जैसी कुछ होती नहीं चीज। फेलियर क्या होता है, जब जब मुझे लगा कि यार मेरे नंबर कम आए, तो मुझे कभी नहीं लगा कि किसी और की वजह से नंबर कम आए। नंबर इस वजह से कम आते थे क्योंकि मैंने अपना ध्यान ही नहीं दिया। जब आप अपनी लाइफ में एक से ज्यादा गोल्स रखेंगे, 2 गोल रखेंगे, आपका सबसे बड़ा गोल होता है आपकी एजुकेशन, आपने उसको हटा के कहीं और डिस्ट्रैक्शन, आजकल के जितने यूथ हैं वो एक्चुअली इन्हीं सब चीजों में डिस्टर्ब रहते हैं। पढ़ाई तो कर रहे हैं, उसके साथ उनका एक और डिस्ट्रैक्शन है कि वो सोचते हैं कि नहीं ठीक है, गर्लफ्रेंड मेरी भी होनी चाहिए। अब इस चक्कर में लोगों का डिस्ट्रैक्शन एक बहुत बड़ी वजह होता है उनके फेलियर आप का। ये सिर्फ गर्लफ्रेंड वाली चीज के लिए बोल रहे हैं, ओवरऑल? ओवरऑल मैं सबके लिए बोल रहा ठीक है। हूँ। और गर्लफ्रेंड एक अच्छी होना बहुत जरूरी है, वो आपको पॉजिटिव देगी, लेकिन आप खुद को अगर डिस्टर्ब करेंगे, आपका प्राइमरी काम है मेहनत करना, उसके बाद सब कुछ ठीक है। अगर वो है तो फिर कोई नहीं रोक सकता। तो मतलब पार्टनर अगर बेटर कंडीशन में है, बेटर आपसे सपोर्ट सिस्टम आपका बहुत स्ट्रांग है, बस यही चीज मैटर करता है। पार्टनर अगर आपका सपोर्ट करने वाला है, सपोर्टिव है, तो यानी आप फिर जहां चाहते हैं वहां पहुंचेंगे। आपकी जीवन संगिनी ने वो रोल प्ले किया? बिल्कुल प्ले किया। मेरी जीवन साथी ने ऐसा रोल प्ले किया कि मैं किस चीज में बेहतर हूँ। कई बार मुझे लगता था कि नहीं मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो भी कर सकता हूँ। उस समय मेरे पार्टनर ने और मेरी फैमिली ने, खासतौर से पिताजी ने सिखाया कि एक हमारी लेगेसी है कि वी आर बेस्ट इन टीचिंग, तो हम उसमें कितना अच्छा कर सकते हैं। तो मैं भी, जब मैंने कई सारी चीजें ट्राई करी, तो मुझे पता चला कि मैं एक अच्छा टीचर हो सकता हूँ। तो वो ट्राई करने पे और फिर स्टूडेंट्स के रिस्पॉन्स से मुझे पता चला कि हाँ मैं भी एक अच्छा टीचर हूँ। एग्जैक्टली। तो एंड स्टूडेंट का भी ऐसा रिस्पॉन्स कि 2.72 मिलियन सब्सक्राइबर्स आपके यूट्यूब पे हैं, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग टेलीग्राम पे आपके 70,000 से ज्यादा कम्युनिटी जुड़ी हुई है। बहुत कांग्रेचुलेशन सर इस चीज के लिए। तो स्पेसिफिकली स्टूडेंट्स आप पे इतना ट्रस्ट करते हैं, थैंक यू। एंड आपने इतने सारे फाइनल बच्चों का सिलेक्शन निकलवाया है। कई बार ऐसा लगता होगा यार हमने जो पढ़ाया, कहीं आईएएस बन गया है, कोई आईपीएस बन गया है, मैं यहाँ पे रह गया। नहीं, भारत में देखिए, भारत में क्या, वर्ल्ड में एक जो टीचर होता है, गुरु होता है, गुरु ही इकलौता ऐसा है जो अपने बच्चों को अपने ऊपर जाते हुए देखना चाहता है। बड़ा प्राउड फील करता है कि मेरा स्टूडेंट बहुत बड़ी जगह पे चला गया। जैसे मैं बहुत खुश रहता हूँ कि हाँ, अगर 150 बच्चों ने लास्ट ईयर यूपीपीसीएस निकाला तो वो लोग मुझे जान रहे हैं, मुझसे अच्छी जगह पे जा रहे हैं, मैं जो चाह रहा था वो कर रहे हैं। तो एक गुरु के लिए इससे ज्यादा प्राउड का मोमेंट और कुछ हो ही नहीं सकता। सर जब हम उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करें तो कई बार ऐसा होता है कि माँ बाप का सपोर्ट एक लिमिटेड टाइम तक आता है, उसके बाद वो सपोर्ट ऐसा नहीं खींच लेते हैं लेकिन कम हो जाता है। बच्चे की शक्ल से दिख जाता है कि अब मम्मी पापा बुजुर्ग हो रहे हैं, बूढ़े हो रहे हैं। उस टाइम पे कैसे हैंडल करी आपने ये चीजें? आपके साथ ही फेस हुई? देखिए, इस समय बहुतों के साथ फेस होती हैं, हर आदमी फेस करता है। मेरे साथ ये हुआ कि मैंने अपने साथ एक पैरेलल सिस्टम रखा। मैंने एक नौकरी जारी रखी, उस नौकरी के साथ तैयारी करी। तो डिमोटिवेट, अब बहुत सारे लोग ऐसा कहेंगे कि नहीं तैयारी करते समय नौकरी मत करो, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप नौकरी के साथ अगर तैयारी करते हैं तो आपका मोटिवेशन कभी डाउन हो ही नहीं सकता, क्योंकि यू आर ऑलरेडी डूइंग ए गुड जॉब। कुछ नहीं तो हमारे पास कुछ तो ऑलरेडी है ही। अब कुछ नहीं है नौकरी और आप तैयारी करने चलेंगे तो फेल होने पे आपको जरूर बहुत दुख होगा, लेकिन अगर आप ऑलरेडी एक जॉब कर रहे हैं तो आपको दुख होगा ही नहीं। क्यों? ठीक है, नहीं हुआ, आई एम ऑलरेडी डूइंग ए जॉब। यही पॉजिटिवनेस था शायद, जिसकी वजह से कभी मैं पीछे नहीं हटा। हर चीज को मैंने पॉजिटिव वे में ही लिया कि फेलियर हुआ कोई बात नहीं, जो है वो तो है ही अपने पास। हमारे ना बहुत सारे वर्किंग प्रोफेशनल ने भी ये सवाल किया था कि स्पेसिफिकली जब मानस सर आएंगे तो ये पूछना कि कैसे उन्होंने मैनेज किया जॉब के साथ साथ प्रिपरेशन, क्योंकि आपने जो 6 आवर्स वाली बात बोली, 6 आवर इज नॉट पॉसिबल। आप दिल्ली में रहते हैं, आपको ट्रैवल भी करना है, 2 घंटे आप जाने में लगाओगे, आने में लगाओगे, मैनेज कैसे किया? बेसिकली आपको एक समय तो शाम का निकालना पड़ेगा जी, 3 घंटे 2 घंटे जो भी आप रात में निकाल पाए। एक शाम ऐसा टाइम है, देखिए आप मॉर्निंग में टाइम नहीं दे सकते क्योंकि हर बच्चे को तैयार होकर के स्कूल जाना, कहीं पे भी जाना, बट शाम और स्पेशली रात का 9 से 12 का जो समय होता है ना, उस समय ना ही कोई आपके दोस्त डिस्टर्ब करेंगे, कोई भी रिश्तेदार नहीं डिस्टर्ब करेगा, सारे काम उसके पहले हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि 3 घंटे 9 से 12 के वो बेस्ट होते हैं। और उसके अलावा जब आप नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी के साथ मैनेज करने का एक बड़ा आसान सा तरीका है कि आप घंटों में पढ़ाई ना करें, मिनट्स में पढ़ाई करें। जैसे जब आप खाली पाएं
तो करंट अफेयर्स 10 मिनट के लिए पढ़ लें, 20 मिनट के लिए रिवीजन कर लें, एक पेज ही रिवीजन कर लें। लंच में बैठे हैं, फोन पे आप यूट्यूब की वीडियोस देखते हैं स्क्रॉल करते समय, रादर देन यू स्क्रॉल दी वीडियो ऑफ सेलिब्रिटीज, इट इज मच बेटर कि आप स्क्रॉल करें उन वीडियोस को जो करंट अफेयर से रिलेटेड है। तो 10 मिनट में आजकल मंथली वीडियो आती है, मंथली करंट अफेयर्स की, आप उनको पढ़ सकते हैं। ये एक बेहतरीन तैयारी होती है और मुझे लगता है कि नौकरी वाले ज्यादा अच्छे तरीके से तैयारी कर लेते हैं और शायद निकल भी जाते हैं। और शायद अक्सर मैंने देखा है, अभी हाल ही में आप देखेंगे बड़े से बड़े लोग नौकरी के साथ आराम से निकाल लेते हैं। जी सर, जैसे 6 अटेम्प्ट्स में आपका पीटी क्लियर हुआ हर बार, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनका प्रीलिम्स ही 10 साल से नहीं निकला जी, तो उनमें कमी कहाँ है? वो पढ़ाई में कमी कर रहे हैं या उनकी अंगूठियां वर्क नहीं कर रही? एक्चुअली देखिए, अंगूठियों, एक तो देखिए इसमें दो चीजें हैं। एक तो लोग अंगूठियों पे विश्वास करते हैं, वो नहीं करना चाहिए। बेसिकली लोग मानते होंगे, ठीक है, होना ना होना एक अलग चीज है। मुझे लगता है कि दो ही चीज होती है, एक तो खुद की मेहनत जी, और मेहनत वो भी सही डायरेक्शन में। बिल्कुल। तो अगर कोई लड़का सही डायरेक्शन में, मैंने आपको शुरू में ही बताया कि कोई लड़का पेपर में क्या आना है वो पता चलेगा 30 सालों के प्रश्न से, कि इसी टाइप के प्रश्न इस एग्जाम में आते हैं, और सिलेबस से पता चलता है कि हमें कितना पढ़ना है। अगर इतने के साथ वो तैयारी कर रहा है तो फेलियर जैसी चीज होती ही नहीं है कभी कुछ, वो होगा ही, आज नहीं तो कल होगा। लेकिन अगर वो सोचने लगे कि ठीक है किस्मत भी होती है, ये भी होती है, तो किस्मत तब होती है जब हमारी मेहनत होती है। याद रखिए, हाथों की लकीरें जो है वो बताती है कि ठीक है क्या मिलेगा, लेकिन क्या नहीं मिलेगा उसको पाने के लिए मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी ना। तो जो चीज नहीं बनी है, लकीरों में नहीं है, वो पाना है तो सिर्फ मेहनत और भगवान का साथ। मुझे लगता है कि एस्ट्रोलॉजी से बहुत बेहतर है भगवान का साथ। ईश्वर का नाम जपें और आप अपनी तैयारी करें तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। एंड इनफैक्ट स्पिरिचुअलिटी की तरफ बिल्कुल बिल्कुल थोड़ा सा, बिल्कुल योगा करें, मेडिटेशन करें, इन सब मुझे लगता है कि आयुष सिविल सर्विसेज की तैयारी करने के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो मेंटल बैलेंस की जरूरी है। मेंटल बैलेंस इतना जरूरी है कि आप रोज सुबह उठेंगे और आप शाम तक में एग्जॉस्ट हो जाएंगे ये सोचते हुए कि यार आज का दिन भी चला गया, बिल्कुल, मेरी पढ़ाई हो रही है, मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। इन चीजों को टैकल करने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका है योगा। रोज सुबह आप 15 से 20 मिनट जरूर योगा करें। ये हर सिविल सर्विसेज जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, सिविल जो भी सिविल की तैयारी कर रहे हैं, कि आप जब रोज सुबह उठे तो 15 से 20 मिनट योगा करें। उसके बाद 15 से 20 मिनट जिस भगवान को भी आप मानते हो, आप ईश्वर को मानते हो, आप अल्लाह को मानते हो, आप जीसस क्राइस्ट को मानते हो, आप किसी भी रिलीजन के हो, आप उस अपने ईश्वर का नाम जपें। उसके बाद आप दिन भर जब पढ़ाई करेंगे ना तो आपको बड़ा पॉजिटिवनेस होगा। ये आप गलत तरीके से ना लें, एक साइंस का स्टूडेंट मैं हूं, फिर भी मैं ऐसी बातें इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि ये भी एक साइंस है। योगा करना इज ऑल्सो ए साइंस। आप अनुलोम विलोम करिए, आपका मेंटल बैलेंस एकदम बेहतरीन रहता है। जी सर, लेकिन आपने चलो स्पिरिचुअलिटी की बात करी, विच इज वेरी गुड, लेकिन मैं जितना लोगों से मिला जो उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं नॉन रिलीजियस होने लगे हैं प्रिपरेशन की बात। वो बात करते हैं कार्ल मार्क्स की, वो बात करते हैं बाकी थ्योरीज की। क्या ऐसा लगता है कि रिलीजन से दूर करता है एग्जाम हमें? एक्चुअली मुझे लगता है जो सही तरीके से एग्जाम को तैयार करेगा वो रैशनल हो जाता है, चीजों को तर्क करने लगता है। लेकिन वो तर्क का आखिरी क्या, तर्क के एंड में वो यही पहुंचेगा कि हर चीज ऑलरेडी, जैसे आपका जन्म पता है जी, आपकी डेथ कब होनी है ये पता है, इस बीच में आपको चलना है। तो तर्क करने से भी क्या फायदा? आप तर्क करके जितना ही ज्यादा तर्क करेंगे उतना आप खुद को उलझाएंगे, उससे आप सिर्फ टेंशन पालेंगे और कुछ नहीं पालेंगे। तो तर्क करने के बजाय किसी एक पे विश्वास करना जरूरी है। तो रैशनल मत होइए, भगवान पे, ईश्वर पे, जिस पे भी विश्वास कर सकते हो करिए, और वो आपको फिर एक पॉजिटिव फीलिंग ही देगा। अल्टीमेटली देखिए, जो लोग डिप्रेशन में जाते हैं वो इसी वजह से जाते हैं जो आप कह रहे हैं। जो लोग ज्यादा रेशनल हो जाते हैं, बहुत ज्यादा दिमाग लगाने लगते हैं कि नहीं ये क्यों नहीं हो रहा है, ये ईश्वर नहीं है, ये वो नहीं है, ये भगवान नहीं, ऐसे लोग ही ज्यादा डिप्रेशन में जाते हैं। आई थिंक यूपीपीसीएस और यूपीएससी ऐसे क्वेश्चंस की डिमांड करता भी नहीं है, वो तो बेसिक क्वेश्चन पूछ रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन इतनी रैशनैलिटी पे जाओगे आप, पीएचडी करने लगोगे, तो आई डोंट थिंक वो वर्थ इट है। एग्जाम इज नॉट डूइंग पीएचडी। एग्जैक्टली। एक्चुअली इस एग्जाम में आपको उतना ही पढ़ना है जितने से आपका एग्जाम निकल जाए, क्योंकि असली लाइफ तो एग्जाम के बाद शुरू होनी है ना। वो लाइफ एक अलग लाइफ है। एग्जाम तक की लाइफ ये है कि आपको एग्जाम पास करना है, उसके लिए उतना ही पढ़े जितने से आपका एग्जाम निकल जाए। इतनी मोटी बुक से आने हैं क्वेश्चन 2 और आप पूरी बुक को उसी तरीके से पढ़ रहे हैं जैसे नॉर्मल बुक को पढ़ते हैं, तो सिलेक्शन नहीं होगा। आप उतना पढ़िए जितना रिक्वायरमेंट है, सिलेबस के अकॉर्डिंग, पिछले सालों के पेपर के अकॉर्डिंग, और एग्जाम निकल जाए। फिर आप अपनी सारी फिलॉसफी आगे समय पे लगाएं जब जरूरत पड़े तो।
यूपीएससी को कहा जाता है अनप्रेडिक्टेबल सर्विस कमीशन, आप मानते हैं? बिल्कुल, मैं पर्सनली ऐसा मानता हूं कि यूपीएससी इज टोटली अनप्रेडिक्टेबल बट यूपीपीएससी इज 100% प्रेडिक्टेबल। आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं, आप अपना चुनाव कर सकते हैं और आप सही डायरेक्शन में मेहनत करके 1.5 से 2 साल में आराम से इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। सर इस एग्जाम के साथ साथ कुछ चीजें और अटैच हो जाती हैं जी। सबसे पहली चीज डिस्ट्रैक्शन। ओके। इस एग्जाम की प्रिपरेशन करते बच्चे का दिमाग कहाँ चला जा रहा है कि वो ना तो एग्जाम क्लियर कर पा रहा है और वो डिप्रेशन के चक्कर में सुसाइड तक की कंडीशन पे आ रहा है। सबसे बड़ी चीज है आयुष आजकल के टाइम पे जरूरत से ज्यादा फोन देखना। जरूरत से ज्यादा फोन देखने में बहुत सारी रील्स आती हैं और हम माने ना माने दिन भर में जो हम रील्स पे देखते हैं वही हमारे दिमाग में चलता है। तो ये इश्क, ये प्यार, ये मोहब्बत, ये सारी चीजें एक्चुअली फोन की ही तो देन है। उसी के जरिए लड़का उन चीजों को गो थ्रू करता है, ठीक है, और फिर उसको लगता है कि नहीं यार ये चीजें मेरे साथ नहीं हो रही हैं और फिर वो डिप्रेशन में चला जाता है। तो अगर एक लड़के को सही जिंदगी, किसी भी इंसान को सही जीवन जीना है तो सबसे जरूरी चीज कि लिमिटेड यूज करना चाहिए मोबाइल फोन्स का, 2 घंटे मैक्सिमम। उससे ज्यादा अगर आप यूज कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कभी न कभी आप सफर करेंगे। जी। आप ऑनलाइन कोर्सेज बेचते हैं, आपकी वीडियोस अवेलेबल रहती है जी। आप वो 2 घंटे उसी में बोल रहे हैं कि वो यूटिलाइज करके वीडियो देखो, या आप मानते हैं कि किताबों से पढ़ना भी जरूरी है? मेरा मानना है कि किताबों का रिप्लेसमेंट कभी नहीं हो सकता। किताबें इतनी इंपॉर्टेंट हैं जिनको आप छोड़ के कुछ और करेंगे तो शायद सिलेक्शन ना हो, लेकिन आजकल के समय में जैसे जैसे समय बीत रहा है तो लोगों के पास टाइम कम है, तो आप किताबों से एक बार बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लें, उसके बाद अब आप रिवीजन के लिए किताबों का यूज ना करें, रिवीजन के लिए आप यूज कर सकते हैं उन वीडियोस को। लेकिन आप सोचे कि सिर्फ वीडियो देख करके काम हो जाएगा तो नहीं, एक सेट प्रोसेस है, आपको 3 से 4 काम करना ही पड़ेगा। एक सिंपल नियम है यूपीएससी या फिर सिविल सर्विसेज का कि सबसे पहली बात आपके पास एक अच्छी बुक होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल इंडियन पॉलिटी है तो इंडियन पॉलिटी के लिए आपके पास एम लक्ष्मीकांत ही होनी चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। लड़के 10 बुक रखते हैं लेकिन आपके पास 1 बुक होनी चाहिए, पहला काम। दूसरा काम, आपके पास सिलेबस होना चाहिए कि किससे क्या पढ़ना है, पूरी चीज नहीं पढ़नी है। तीसरी चीज, आपके पास 30 सालों का पेपर होना चाहिए कि इंडियन पॉलिटी में एक्चुअली किस पार्ट से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। और चौथा और सबसे जरूरी चीज, पढ़ने से ज्यादा जरूरी आपने कितना याद किया, इसके लिए आपको पता करने के लिए, अपने आप को कंफर्म करने के लिए टेस्ट तो देना चाहिए ना कि मैंने जो पढ़ा वो मैं सही कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ। ये तब पता चलेगा व्हेन आई विल गो थ्रू ए टेस्ट, मॉक टेस्ट। तो ये 4 चीजें और सिलेक्शन होना, सिंपल सा नियम। अभी सर मैं रिसेंटली गया था मुखर्जी नगर में जी, एक एस्पिरेंट था जो 2 साल से प्रिपरेशन कर रहा है। मैंने उससे बात में पूछा GS3 में क्या क्या सब्जेक्ट्स आते हैं जी। इमेजिन उसको सब्जेक्ट्स नहीं पता थे। दिस इज द कंडीशन ऑफ एस्पिरेंट्स इन मुखर्जी नगर, जो 1-1.5-2 लाख रुपए अपनी कोचिंग की फीस दे रहे हैं, उनकी ये कंडीशन है। इसमें मैं आयुष ये कहना चाहूंगा कि देखिए सिलेक्शन सिर्फ खुद के पढ़ने से होता है। दुनिया की कोई भी कोचिंग से कभी सिलेक्शन नहीं होता। हर कोचिंग में लगभग 1000 से 2000 बच्चे पढ़ते हैं। उन 2000 बच्चों में 100 ऐसे बच्चे होते हैं जो ऑलरेडी सेल्फ मोटिवेटेड हैं, जो पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, उन्हीं लोगों का एग्जाम निकलता है। बाकी लोग तो डिस्ट्रैक्ट ही हो रहे हैं ना। तो आपको अगर अपना गोल खुद से नहीं क्लियर है तो दुनिया की कोई कोचिंग आपको सिविल सर्विसेज एग्जाम को क्वालिफाई नहीं करा सकती। आपको खुद को पता होना चाहिए कि मुझे ये करना है और करने से पहले क्या करना है और कैसे करना है। सिंपल सा नियम, उसको फॉलो करना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं ये भी पता होना चाहिए कि क्या नहीं करना है। बिल्कुल, बहुत जरूरी है। पॉलिटी के लिए अगर एक किताब है तो प्लीज स्टिक करो उस किताब को, डीडी बसु या बाकी किताबों पे जाना स्विच करना गलत है। बिल्कुल ठीक है सर, फेलियर्स आई थी, आप मानते हैं? बिल्कुल। हैंडल कैसे किया? क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं। सबसे ज्यादा अगर मेजर क्वेश्चन था तो यही था कि मानस सर जब आएंगे उनसे प्लीज पूछना कि फेलियर को हम कैसे हैंडल करें और पॉजिटिवली उसको कम बैक लेके आए। देखिए फेलियर में मेरा खुद का ही ऐसा मानना है कि जब आप फेलियर को फेलियर समझ लेते हैं तो आप वहां फेल करते हैं। ठीक है। फेलियर को अगर हम ऐसे देखें कि यार ठीक है कम कैसे आ गया, जैसे इसको मैं हमेशा पॉजिटिव वे में लेता हूं। अगर मेरे किसी बार नंबर कम आ जाए तो मैं उससे और चिढ़ जाता हूं, और चिढ़ने का मतलब ठीक है अगली बार मैं इसको दुगनी ताकत से दे करके देखूंगा और कैसे नहीं होगा। मतलब एक जो होता है ना कि किक जो होती है वो किक जरूर होनी चाहिए कि कैसे नहीं होगा, मैं अगली बार फिर से ट्राई करूंगा, डबल मेहनत से ट्राई करूंगा एंड आई विल डू इट। तो ये सिंपल सा नियम है। एक नियम मैंने कभी पढ़ा था अपने इंजीनियरिंग में कि डू इट राइट द फर्स्ट टाइम एवरी टाइम। कोई भी चीज को मिलिए तो आप उसको कोशिश करिए कि पहली बार में हो जाए, और नहीं तो आप तब तक करिए जब तक वो हो ना जाए, और पूरे मन से करिए तो फेलियर माना ही नहीं जाएगा वो। क्योंकि देखिए आपने 100 अटेम्प्ट दिया, आप एक ही में तो पास होंगे ना, तो आप उन 99 को भूल जाइए। वो 99 एक्चुअली तैयारी
तैयारी होती है उस एक अटेम्प्ट की जो आप पास करते हैं, तो ये फेलियर का सिंपल सा नहीं ठीक है सर। हर एस्पिरेंट को अपना पहला अटेम्प्ट याद रहता है जी। जिंदगी भर रहता है, चाहे वो 60 का हो जाए चाहे वो 70 का हो जाए। आप अपने पहले अटेम्प्ट के बारे में थोड़ा सा बताएं। पहले अटेम्प्ट में एक्चुअली बहुत सारे बच्चों को पहले से पता होता है कि उन्हें सिविल सर्विसेज की क्लास 12th से ही वो जान जाते हैं कि मुझे सिविल की तैयारी करनी है। मेरे साथ ऐसा नहीं था। आई वॉज एट दैट पोजीशन कि मैं सोच रहा था कि मैं ये भी करके देखूं, हो सकता है मैं इसमें अच्छा हूँ। ऐसा करते करते 2 महीने मुझे लगे। तो चूंकि पहले से ही हम लोग का एक हमारे पिताजी ने सेट रखा था कि किसी भी एग्जाम को टॉप करने के सिंपल नियम, वही जो मैं बताता हूँ, वो नियम मैंने फॉलो किया और बहुत ज्यादा सोचा नहीं कि जैसे होता है बहुत सारे लोग सीरियस होकर के देते हैं। मुझे लगता है ज्यादा सीरियस होना भी इस एग्जाम के लिए बड़ा नुकसानदेह है। आप नहीं सीरियस हैं, आराम से डेली पढ़ते रहें, आपका एग्जाम निकल जाएगा। आप बहुत ज्यादा सीरियस हो जाएंगे, शायद आप डिप्रेशन में पड़ जाए। तो इसलिए वो पहला अटेम्प्ट था और पहले अटेम्प्ट को मैं ऐसे ही याद करता हूँ कि मैं 2 महीने 2.5 महीने मैंने पढ़ाई करी, हंसते खेलते 1.5 2 घंटा, कभी 5 घंटा, कभी 4 घंटा, और पता ही नहीं चला कि कब प्रीलिम्स निकल गया। ये कुछ ऐसा था। सर यूपी पीसीएस के एग्जामिनेशन की अगर मैं बात करूं तो कुछ वीडियो वायरल होती है डीएसपी की, रॉयल एंट्री की वीडियो जी। मोटिवेशन मिलता है लोगों को उनको देखने से? आपको लगता है मोटिवेशन काफी होगा उन चीजों को देख के? देखिए, अब ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। मुझे पर्सनली लगता है कि ठीक है, कोई भी चीज जो आपको अच्छी चीजों के बारे में बताए वो मोटिवेशन जरूर ही देता है, क्योंकि हर आदमी का अलग पर्सपेक्टिव होता है कि भाई मैं किस आधार पर सोच रहा हूँ, कोई आदमी किस आधार पर सोच रहा है। तो ठीक है, मोटिवेशन मैटर करता है इस एग्जाम के लिए या डिसिप्लिन मैटर करता है? मोटिवेशन से ज्यादा डिसिप्लिन मैटर करता है। सबसे ज्यादा डिसिप्लिन ही मैटर करता है। ठीक है सर, अब बात करेंगे मेंटल हेल्थ की। इस एग्जाम को करते करते प्रिपरेशन फेज में हमने बहुत से एस्पिरेंट्स देखे हैं जिनके बाल उड़ गए जी, जिनकी कंडीशन ऐसी है कि वो मेडिसिन पे है, बिल्कुल वो थेरेपी ले रहे हैं, बिल्कुल। क्या कमी रह गई? मुझे लगता है कि देखिए, एक मेंटल हेल्थ ऐसी चीज है, क्योंकि ये एग्जाम हम तैयारी कर रहे हैं या एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं अपने लाइफ के लिए, लेकिन वो इस एग्जाम को ही लाइफ समझ लेते हैं। एग्जाम लाइफ नहीं है, लाइफ एग्जाम से बहुत बड़ी है। तो एग्जाम इज ए पार्ट ऑफ लाइफ, इट इज नॉट योर लाइफ। तो जब कोई उसको उतने ही सीरियस ले लेगा कि नहीं यही जीवन है, इसके बाद कुछ नहीं मिलेगा, तो उसके बाल भी झड़ने लगते हैं और मेंटली वो बहुत रिटायर्ड फील करता है कि नहीं मैं बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुका हूँ, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। तो ये चीजें एक समस्या रहती हैं कि अगर आप इस एग्जाम को, या फिर मुझे लगता है कि जीवन में किसी भी चीज को आप एकदम से सीरियस लेने लगे तो आपके साथ नुकसानदेह होता है। मेरे खुद के बाल बहुत तेज झड़ रहे थे तो मेरे स्टूडेंट्स ने बहुत दिन मुझे कमेंट किया कि आप ऐसा क्या करते हैं कि आपके बाल दोबारा उग गए। तो बाल उगे नहीं, मैंने छुपाए हुए हैं। अच्छा जी, तो कहीं ना कहीं तो रहता होगा ना? बिल्कुल रहता है, बिल्कुल स्ट्रेस तो रहता ही है। और वो स्ट्रेस, इतना स्ट्रेस जरूरी भी है आयुष। एक्चुअली बिना स्ट्रेस के फिर आदमी अनसर्टेन हो जाता है, फिर कुछ है ही नहीं। आपको मोटिवेशन के लिए स्ट्रेस का होना तो जरूरी है, तभी तो आप बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। मानस जी, जितनी मैंने आपकी प्रोफाइल देखी, आपकी 2 से 3 गवर्नमेंट जॉब ऑलरेडी हो चुकी थी सेट, उसके बाद आपको फॉरेन से भी ऑफर आया जॉब के लिए। ऐसा क्या रह गया इस मुल्क में? और सेकेंडली, जब इंसान स्टेबिलिटी देखता है, गवर्नमेंट जॉब को कहीं ना कहीं आज भी माना जाता है कि स्टेबल लाइफ आ जाएगी, फिर भी वो चीजें छोड़ के आप यहाँ? मुझे लगता है कि आयुष, स्टेबिलिटी गवर्नमेंट जॉब में होती है ऐसा पुराने लोग सोचते थे, ठीक है। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेन उद्देश्य जीवन का जो होता है वो होता है कि हम खुश हैं कि नहीं खुश हैं, और खुशी का एक रिलेशन कहीं हद तक पैसे से भी है। अब वो चाहे गवर्नमेंट से मिले या प्राइवेट से मिले, और इंसान की थिंकिंग समय के हिसाब से चेंज होती है। जैसे 28 साल तक मैं सोचता था कि यार सब कुछ है, सिविल सर्विसेज, गवर्नमेंट जॉब चाहिए, लेकिन 28 साल के बाद धीरे धीरे जैसे मैं बाद में चला तो मुझे समझ में आया कि जीवन में ज्यादा जरूरी स्टेबिलिटी और पैसा भी है। सिविल सर्विसेज से कहीं इंपॉर्टेंट है कि मेरे पास ज्यादा पैसे हो, कहीं इंपॉर्टेंट है कि मैं एक वेल सेटल्ड लाइफ जी रहा हूँ, मेरा परिवार मेरे साथ हो। बाहर फॉरेन जाने के कई सारे ऑप्शन भी मेरे पास थे, आज भी हैं, बट मुझे लगता है कि यार अगर आदमी फॉरेन भी जा रहा है तो वो क्यों जा रहा है? पैसे के लिए तो जा रहा है, या फिर खुशी के लिए जा रहा है। तो जो खुशी मुझे परिवार में मिल रही है वो मुझे बाहर मिल ही नहीं सकती। और इंसान एक्चुअली कमाता ही अपने परिवार के लिए, और वो परिवार ही ना साथ हो तो मैं दुनिया के किसी कोने में भी चला जाऊं, मैं खुश कभी रह ही नहीं सकता। तो मेरे लिए हमेशा से ये जरूरी था, हर आदमी के टाइम पे आता है, मेरे लिए परिवार जरूरी है, मेरे लिए मेरे माँ बाप जरूरी है, मेरे लिए मेरे घर का एक हर सदस्य जरूरी है। मुझे लगता है कि नौकरी ठीक है वो होती रहेगी, बट परिवार जरूरी है। अच्छा, सच सच बताना दिल पर हाथ रख के कि डीएसपी ना बनने का मलाल है? बिल्कुल मलाल है, ये मैं खुलेआम कह रहा हूँ कि मुझे तो मलाल है ही। आदमी के लिए एक नियम है कि
आपने वो कहावत सुनी होगी, जो एक बार तैयारी करता है सिविल सर्विसेज की वो हमेशा। करता ही है, वो उसके मन में वो मलाल रहता ही है। लेकिन मेरे साथ दिक्कत ये हुई कि मेरा पैर टूट गया, लास्ट 1-2 साल पहले मेरा फ्रैक्चर हो गया था। तो डीएसपी के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स रहती हैं, उसी समय से वही मेरा टर्निंग पॉइंट था एक्चुअली, जब मैंने सोचा कि मुझे अब ये तैयारी छोड़ करके सिर्फ और सिर्फ टीचिंग फील्ड में आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि जब मैं एलिजिबिलिटी नहीं रह जाएगी तो मैं फिर क्या करूंगा। तो उस चीज़ का मलाल तो हमेशा रहेगा ही। गवर्नमेंट मुझे ऑफर कर दे तो अलग बात है। आई विश की गवर्नमेंट ऑफर करे। सर अब बात करते हैं आपकी अभी जो यूपीपीसीएस में चेंजेस देखे जा रहे हैं एग्जामिनेशन को लेकर, कई बार बहुत चीज़ों पर लेकर प्रोटेस्ट भी हमने देखे हैं चीज़ों पे। आप कुछ पिछले सालों में चेंजेस देख पा रहे हैं यूपीपीसीएस के एग्जामिनेशन में या ओवरऑल सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसीज में गवर्नमेंट एग्जामिनेशन को लेकर? जी, मुझे लगता है आयुष पिछले 5 से 6 सालों में बहुत हद तक उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपने एग्जाम के पैटर्न में और अपने हर तरीके में बहुत सुधार किया है। अभी भी ऐसा नहीं है कि सुधार कम है, अभी भी और सुधार की जरूरत है, बट दे आर एक्चुअली डूइंग वेरी गुड जॉब। जो वहाँ के चेयरमैन हैं वो बहुत अच्छे तरीके से बच्चों को हैंडल करते हैं। हाँ, की बात करें। जी, बहुत अच्छे तरीके से बच्चों की समस्याओं को हैंडल करते हैं। हाँ, कुछ समस्याएं रह जाती हैं जिनका सजेशन जरूर आयोग को और गवर्नमेंट को एक्सेप्ट करना चाहिए कि हाँ, उन चीजों से इस एग्जाम को और बेहतर बनाया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने लास्ट ईयर ही कहा था, शायद एक एग्जाम में उन्होंने इंप्लीमेंट भी किया, बट इसे यूपीपीसीएस में भी इंप्लीमेंट करने की जरूरत है कि जैसे हर बार आयोग के 3 से 4 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। अब वो क्वेश्चन ना गलत हो, इसके लिए बहुत बेहतर होता है कि आप एक 5वां ऑप्शन दे दें, नन ऑफ द एबव का ऑप्शन। उससे क्या होगा, किसी भी स्थिति में वो क्वेश्चन नहीं गलत होगा और बच्चों का प्रिडिक्शन काफी हद तक अपने हिसाब से सही रहेगा। तो क्वेश्चन गलत होने की गुंजाइश खत्म करने के लिए जरूरी है कि आप एक ऑप्शन ये भी रखें कि नन ऑफ द एबव, या फिर आप अपना पैटर्न थोड़ा बहुत यूपीएससी लेवल पे कर दें ताकि गलत होने की गुंजाइश ही ना रहे। जैसे आप एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन ना पूछे कि इन 4 में से कोई है, क्योंकि उसमें हमेशा कंफ्यूजन रहता है। आप मल्टीपल क्वेश्चन दें, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में क्या होता है, गलत होने की पॉसिबिलिटी कम रह जाती है। आप किसी ऐसे स्टेट की बात करेंगे जहां पे एग्जामिनेशन को लेके चेंजेस आए हैं? बिल्कुल, मैं बिहार गवर्नमेंट की जरूर तारीफ करूंगा कि उन्होंने ये काम किया। उन्होंने क्या किया, अपने एग्जाम में 5वें ऑप्शन को जोड़ दिया। इसकी वजह से एक चीज का ब्लेम तो कोई नहीं लगा पाता कि एटलीस्ट क्वेश्चन गलत हो गए। तो जो जिसकी अच्छाई है वो करना चाहिए। मुझे लगता है यूपी गवर्नमेंट को भी जरूर इस दिशा में काम करना चाहिए। एंड आई थिंक कि मेरे वीडियो को बहुत सारे ऑफिशियल्स देखते हैं, तो शायद इस क्षेत्र में, इस फील्ड में वो जरूर काम करना पसंद करेंगे, जिससे सारे स्टूडेंट्स को लाभ होगा। और ऐसे जो गैदरिंग हो जाती है, जो धरने होते हैं, एक्चुअली इन्हीं सब वजहों से होते ही हैं। तो इन चीजों से हमें निजात मिलेगी। सर, यूपीपीसीएस की आपने बात की, लेकिन ऐसे भी बहुत सारे स्टेट्स हैं जहां बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं एग्जामिनेशन साइकिल को लेकर। कोई मानता है? बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि बिहार में जो वहाँ के सिविल सर्विसेज का एग्जाम है, धीरे धीरे वो भी अपने पैटर्न को अपग्रेड कर रहे हैं। जैसे उनके यहाँ पहले क्या थे, कुछ और सिस्टम था, बट अब उनके क्वेश्चन की क्वालिटी इनहैंस हो गई। उन्होंने थोड़ा सा एनालिटिकल क्वेश्चन बनाने शुरू कर दिए। और मुझे लगता है कि अगर यूपीपीएससी भी एनालिटिकल क्वेश्चन बनाए तो जो क्वेश्चन गलत हो जाते हैं या जो नकल हो जाती है, इन सब की प्रोबेबिलिटी अपने आप 0 हो जाती है। कभी आपने सुना कि यूपीएससी में नकल होती है? कभी नहीं सुना। तो अगर हम थोड़ा सा एग्जाम को टफ कर दे तो इससे जो अच्छे बच्चे हैं वो तो हर जगह अच्छे हैं, चाहे टफ पेपर आए चाहे खराब पेपर आए, जो अच्छा है वो वहां भी अच्छा ही परफॉर्म करेगा। तो मुझे लगता है कि जरूर इस फील्ड में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को थोड़ा काम करने की जरूरत है। सर, अभी काफी टाइम हो गया होगा आपको प्रिपरेशन फेज से, ऑल्दो आप टीचर हैं तो बच्चों को पढ़ाते रहते होंगे, लेकिन जो लाइन कही जाती है, वंस एन एस्पिरेंट ऑलवेज एन एस्पिरेंट, क्या क्वालिटीज अभी भी हैं वो जो एस्पिरेंट में होती थी, अभी भी वो चीजें चल रही हैं? बिल्कुल, मैं अभी भी 2 से 3 घंटे अपने पढ़ाई को पूरा देता हूँ। जो एक सेट टाइमिंग हो चुकी है वो हमेशा बनी रहती है। मैं 2 से 3 घंटे खुद पे जरूर काम करता हूँ, और खुद पे काम करने इन द सेंस कि स्टूडेंट्स को बेहतर क्वालिटी की एजुकेशन प्रोवाइड कराना। वो तब हो पाएगी जब आप खुद डेली पढ़ते हो। आप खुद डेली पढ़ेंगे, और ये हर आदमी को करना चाहिए। डेली 1 से 2 घंटे, 2 से 3 घंटे, चाहे वो किसी चीज की तैयारी करे या ना करे, किताबों को जरूर पढ़ना चाहिए। आजकल ये शौक खत्म हो रहा है, बट ये एक शौक बहुत बेहतरीन शौक है। वीडियोस पे स्विच कर चुके हैं। बिल्कुल, किताबों पे ध्यान दें। बिल्कुल, रादर देन यूजिंग मोबाइल फोन और वीडियोस को देखें, आप बुक्स को पढ़ें, आपको एक अलग ही दुनिया नजर आएगी। शुरुआत में तो थोड़ी बोरिंग लगती है, लेकिन आप पाएंगे कि उनसे अच्छा कोई फ्रेंड होता ही नहीं। वो आपको वहां पहुंचा सकती है जहां आप कभी नहीं सोच रखा होगा आपने। सर, आपकी वीडियोस में जो कुछ कमेंट्स हैं, कई बार आपके स्टूडेंट्स ऐसा बोलते हैं कि आप सरकार का पक्ष लेते हैं। मुझे लगता है कि
इस मामले में मेरा इतना ही कहना है कि गवर्नमेंट चाहे कोई भी हो, वो हम ही लोगों ने इलेक्ट कर रखा है, उसे हम ही लोगों ने चुना है। अब उसे उसका काम करने का पूरा हक है। हाँ, हम अपना विरोध जता सकते हैं, कोई चीज हमारे पक्ष में नहीं जा रही है तो हम उसके लिए कह सकते हैं, लेकिन कहने का एक सही तरीका होता है। कहने का कभी तरीका गलत नहीं होना चाहिए। सिविल सर्विसेज का पहला ही नियम है, जब कोई लड़का सिविल सर्विसेज की तैयारी करता है तो पहला नियम है कि आप गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं जा सकते। ये जो बन जाते हैं शायद उनको बहुत अच्छे से पता होगा, तो बनने के पहले ये जानना जरूरी है कि गवर्नमेंट ही, हम गवर्नमेंट की सेवा के लिए है ना, हम गवर्नमेंट को निर्देश नहीं दे सकते। वी आर हियर टू फॉलो दी ऑर्डर्स। तो इस वजह से अगर कोई कहे कि मैं गवर्नमेंट का सपोर्ट करता हूं, तो बिल्कुल गवर्नमेंट का सपोर्ट चाहे कोई भी गवर्नमेंट आए करना ही चाहिए, जब तक वो बहुत खराब स्थिति में ना हो। सर, आपने रिलेशनशिप और अपने करियर को कैसे मैनेज किया? बिकॉज बहुत से लोग हैं जो दोनों चीज़ों में कहीं ना कहीं एक डायलेमा में आ जाते हैं, फंस जाते हैं, ऐसी कंडीशन पे आ जाते हैं कि उन्हें नहीं समझ आता कि हमें क्या डिसीजन लेना है। आपके लिए कितना मुश्किल रहा और कैसे एक फाइनल कंक्लूजन पे आप निकले? एक्चुअली रिलेशनशिप में होता क्या है कि डिस्टेंस मैटर करती है। मेरे साथ एक अच्छी बात क्या थी कि मैं और मेरी वाइफ, हम लोग 24 घंटे में से लगभग मान के चलिए हम लोग की ऑफिस जॉब भी सेम है, सेम जगह ही बैठते थे, तो हम लोग को एक दूसरे को जानने का बहुत अच्छा मौका मिला। हम लोगों ने अच्छे से एक दूसरे को जाना, इससे हम लोग की जो अंडरस्टैंडिंग थी आपस की वो बहुत अच्छी हुई, और उसने भी समझा और मैंने भी समझा, तो हम लोग के कॉमन गोल हो गए। और मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा जरूरी है समय देना एक दूसरे को। अगर आप वो दे रहे हैं और उसके बाद आप कोई तैयारी कर रहे हैं, तो आपको हमेशा सपोर्ट रहेगा अपने पार्टनर का। ये मेरा मानना है, तो वो पॉजिटिव ही रहता है और वो हेल्प भी करता है। सर, यूपीपीसीएस के एग्जामिनेशन में आजकल हमने देखा है कि जो लोग आ रहे हैं, एस्पिरेंट बनने के लिए तैयार हैं, वो मोस्टली इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से होते हैं। आर्ट्स बैकग्राउंड से बहुत कम ऐसे लोग हैं जो आ रहे हैं, सिलेक्शन ले रहे हैं। ऊपर से वही दूसरा सवाल आता है, हिंदी मीडियम वर्सेस इंग्लिश मीडियम। जैसे नॉर्थ साउथ में डिवाइड होता है, वैसे ही इस एग्जामिनेशन को लेकर भी होता है। आप इन चीजों को किस तरीके से देखते हैं? मुझे लगता है कि कहीं हद तक जो आप कह रहे हैं वो सही है, क्योंकि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का एक स्टूडेंट होता है, वो बीटेक फर्स्ट ईयर में ही 40 एग्जाम दे देता है, छोटे छोटे वाइवा से लेकर के बड़े से एग्जाम तक। तो एग्जाम के प्रेशर को हैंडल करने वाला जो एक सिचुएशन होता है, वो एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट बड़े अच्छे से समझता है। न जाने कितने एग्जाम्स, न जाने कितने इंटरव्यू, न जाने कितने वाइवा वो दे करके जाता है, और तब जब वो यूपीपीसीएस की तैयारी करता है तो उसे बड़ा आसान लगता है, क्योंकि इंजीनियरिंग में कभी कभी ऐसे भी पेपर थे जो रात भर हम लोग पढ़ के जाते थे और अगले दिन नेक्स्ट डे हम लोग पेपर दे करके आ जाते थे। तो ऐसी सिचुएशन में प्रेशर हैंडल करने का जो क्वालिटी है वो सबसे बेहतरीन इंजीनियर्स के पास होती है। तो इसी वजह से जो रेट ऑफ सक्सेस है वो इंजीनियर्स की ज्यादा है, और वो हमेशा रहेगी भी, बिकॉज इट इज ए प्रोफेशनल कोर्स जो आपको प्रेशर हैंडल करना ही एक्चुअली हर सिचुएशन में सिखाता है, चाहे वो वाइवा हो, चाहे इंटरव्यू हो, जो आपको यूपीएससी के फाइनल में दिखेगा। इंटरव्यू के लिए वो ऑलरेडी कई बार फेस कर चुके रहते हैं, पता नहीं कितने वाइवा वो ऑलरेडी दे चुके रहते हैं, तो उनको इस बात से बहुत फर्क नहीं पड़ता कि वो एकदम डिमोटिवेट हो जाएंगे, कि उनको पसीना बहने लगेगा, ऐसा उनके साथ नहीं होता। इस वजह से उनकी सक्सेस रेट ज्यादा है जी। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आर्ट बैकग्राउंड के नहीं लोग... अब इसमें मैं ये भी बता दूं कि जो टैलेंट है वो इंजीनियरिंग और नॉन इंजीनियरिंग दोनों के लिए एक बराबर है। जो टैलेंटेड है, अगर आप हिंदी से बीए करते हैं और आप अच्छे तरीके से हिंदी को लिख पाते हैं, तो विश्वास करिए हिंदी के लोगों का भी उतना ही सिलेक्शन होता है। हाँ, ये बिल्कुल मैं मान रहा हूँ कि इंग्लिश मीडियम में थोड़े सिलेक्शन ज्यादा हो जाते हैं, लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं कि आप खुद को डिमोरलाइज कर लें कि हिंदी वालों का सिलेक्शन नहीं होता। एक और फैक्ट मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि देखिए, इंजीनियरिंग में बहुत सारे इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स बैठते हैं, तो इसलिए उनका ज्यादा सिलेक्शन होता है। एक्चुअली ये अगर आप ध्यान देंगे तो यूपीएससी तक में हिंदी मीडियम में अटेम्प्ट लिखने वालों की संख्या कम रहती है। तो जब अटेम्प्ट लिखने वालों की संख्या कम रहेगी तो सिलेक्शन ऑब्वियसली कम होगा। अब अगर आप उसको भाषा से मैच करना चाहेंगे तो लैंग्वेज इज नेवर ए बैरियर। भाषा कभी बैरियर होती ही नहीं है। हाँ, बैरियर है आपकी सोच। आप जिस चीज की तैयारी कर रहे हैं सही तरीके से करें तो आपका सिलेक्शन होना ही है। बिल्कुल सर, बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे हैं जिन्होंने यूपीपीसीएस की प्रिपरेशन करी, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, और वो यूपीपीसीएस के सीसैट में फेल हो जा रहे हैं। आपको लगता है कि वो लोगों ने पढ़ाई की भी थी एग्जाम की? आयुष, मुझे लगता है कि सीसैट का एक सेट तरीका है। सीसैट में जरूरी नहीं कि आपको मैथ्स ही आती हो तो ही आप पास होंगे। सीसैट एक आपका एनालिटिकल थिंकिंग को चेक करता है कि आप और फील्ड में कैसे हैं। जैसे आपको बेसिक हिंदी आती है कि नहीं, थोड़ी रीजनिंग आती है कि नहीं, थोड़ी मैथ्स आती है कि नहीं। तो अब देखिए, इसमें एक ही लाइन आती है कि आपने अगर 10 सालों के पेपर को रटा है तो आप विश्वास करिए डिजिट चेंज होती है सीसैट में, क्वेश्चन भी नहीं चेंज होते, डिजिट चेंज होकर के आ जाती है, क्योंकि वो एक क्वालिफाइंग पेपर है। और हो सकता है आपको रीजनिंग ना आती है, छोड़ दीजिए,
आपको मैथ्स नहीं आती, छोड़ दीजिए, उसके बावजूद आपके पास बहुत पॉसिबिलिटी है कि आप सीसेट आराम से क्वालिफाई कर लेंगे। तो ये सिंपल सा नियम है सीसेट का कि क्वालिफाई करने के लिए बस आप पिछले साल के पेपर को रट डालिए, एक सिंपल सा नियम, और सीसेट कभी आप फेल ही नहीं हो सकते, क्योंकि उसमें जो 25 क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं तार्किक क्षमता के, वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, और वो वही आते हैं जो पिछले साल से रिपीट हो रहे हैं। आप उनको रिपीट करिए, उनको रिवाइज करिए, उनको रट डालिए और आपका सिलेक्शन। सर व्हाट आर द चेंजेस यू हैव सीन आफ्टर कोविड? मतलब कोविड के बाद हमने देखा कि सारी ऑफलाइन इंडस्ट्रीज जो भी थी कोचिंग के रिगार्डिंग वो सब बंद हो गई थी, ऑनलाइन में एक बूम आया है, आपकी मानते हैं? बिल्कुल, मुझे लगता है आयुष, ऑनलाइन मीडियम एक बहुत इंपॉर्टेंट मीडियम होता जा रहा है, और आने वाले समय पे आप पाएंगे कि एआई बेस्ड डिजिटल लर्निंग ज्यादा बढ़ जाएगी, लोग कहीं जाएंगे ही नहीं, ऑफलाइन का जमाना आने वाले समय में खत्म हो जाएगा, ऑनलाइन ही इतना ज्यादा चीजें एक्वायर कर लेंगी मार्केट में कि ऑफलाइन का टाइम रह नहीं जाएगा। जैसे इस समय सिविल एग्जाम के लिए आप देखिए ऑनलाइन ज्यादा सक्सेसफुल है, आप कंपेयर करें ऑफलाइन से, ऑफलाइन में बहुत सारे झंझट भी होते हैं, तो लोग उनसे बचना चाहते हैं, तो उनके लिए बेहतर मीडियम होता है ऑनलाइन। सिंपल एक स्टूडियो बनाओ और वहां से तैयारी करके लाइव क्लास कर लो, टीचर से लाइव इंटरेक्शन कर लो, तो वो बेहतर रहता है। बट सर कहीं ना कहीं ह्यूमन एंगल मिस हो जाता होगा। बिल्कुल वो हो सकता है, लेकिन जब आप इसको एक एंगल पे देखें तो, लेकिन अगर आप ब्रॉड पर्सपेक्टिव में देखें तो ऑनलाइन क्लास में अगर एक टीचर अच्छा पढ़ा रहा है तो वो ऑनलाइन क्लास से उस बच्चे को वैसे ही अच्छा पढ़ा सकता है जैसे ऑफलाइन क्लास में। तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ टीचिंग। आप अगर ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं तो ऑनलाइन भी आप अच्छा ही पढ़ाएंगे। बिल्कुल मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऑफलाइन का सप्लीमेंट ऑनलाइन हो सकता है, लेकिन जब जैसी समय की मांग है वैसा काम करना चाहिए। सर अभी एक रिसेंटली रिपोर्ट आई थी, रिपोर्ट में ये कहा गया कि जो ऑनलाइन कोर्सेज हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं या जो बच्चे हैं उस एग्जामिनेशन के लिए ऑनलाइन कोर्स ले रहे हैं, देयर आर ओनली 5 to 6% पीपल जो उस पूरे कोर्स को कंप्लीट कर रहे हैं। तो यू कैन सी द डेप्थ ऑफ द कंडीशन कितनी खराब है कि ऑनलाइन कोर्स हमने एनरोल करा लिया है, मैंने भी एनरोल करा लिया कि मैं यूपीएससी का टॉपर बनूंगा, ये करूंगा, लेकिन मैं पूरा कोर्स ही नहीं पढ़ पा रहा हूँ। ओके, तो एक्चुअली इसमें एक चीज होती है एंगेजमेंट और क्वालिटी कंटेंट। आप जब चीजों को सही तरीके से, मुझे लगता है कि कोचिंग संस्थानों को एक सेट मैनर में चीजें देनी चाहिए। ठीक है, अगर आपने इकट्ठा कोई कंटेंट, जैसे आपने 600 वीडियोस एक बार में दे दिए किसी को, तो निश्चित तौर पे वो उसमें से 50-60 पढ़ेगा, बाकी छोड़ देगा। लेकिन अगर आप उसको को रिलेट कर करके दें, जैसे आपने टॉपिक दिया, टॉपिक के साथ वीडियो दीजिए, उसकी नोट्स दीजिए और पिछले पेपर दे दीजिए। अब आपकी वही जो ऑनलाइन का जो कोर्स है वो बेहतर तरीके से लड़का एक सीक्वेंस में कवर कर पाएगा। लेकिन अगर आप सोचे कि आपने सिर्फ उसको नोट्स दे दिया पूरा का पूरा और वो पूरा कवर कर लेगा, आपने सही रेलेवेंट वीडियो नहीं दिए, आपने एक वीडियो अच्छी दी, आपकी पॉलिटी की किसी कोचिंग की बहुत अच्छी है तो पॉलिटी की वीडियो बहुत अच्छे हैं लेकिन हिस्ट्री के नहीं अच्छे हैं, तो निश्चित तौर पे स्टूडेंट्स का माइंड डाइवर्ट हो ही जाता है अगर आपको क्वालिटी कंटेंट ना मिले तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज क्वालिटी ऑफ द कंटेंट विच यू आर डिलीवरिंग। आपको लगता है प्लान बी होना चाहिए? मुझे लगता है कि प्लान बी हमेशा होना चाहिए। लोगों को भले कहते रहें कि हाँ प्लान ए, कोई प्लान बी नहीं होना चाहिए, बट मुझे क्लियरली लगता है कि प्लान बी जरूर होना चाहिए आजकल के समय पे। क्यों? क्योंकि दिस इज द टाइम ऑफ अनसर्टेनिटी। आपको पता ही नहीं है कि 0.005% सिलेक्शन होने हैं। अगर आप सोचें कि नहीं मैं यही करूंगा, तो हो सकता है भगवान ने किसी और चीज के लिए आपको बनाया हो और आप जबरदस्ती उसमें दिमाग लगा रहे हो और आप उस चीज के लिए बने ही ना हो। तो आप प्लान बी जरूर रखिए ताकि जब आप फेल करें तो आपकी मेंटल हेल्थ को संभालने के लिए कुछ तो रहना चाहिए। तो वो प्लान बी बहुत जरूरी है। आप ये मानते हैं कि एजुकेशन का कॉर्पोरेटाइजेशन हुआ है? और अगर हुआ है तो हाल फिलहाल में कुछ वेब सीरीज बन जाती हैं, मूवीज बन जाती हैं जो आपको एक आइडिया दे देती हैं कि आपका आइडियल ड्रीम जो होगा वो आईएएस होगा। कितना गलत है ये समाज के लिए? बिल्कुल, मुझे लगता है कि अगर आप थोड़ा सा गौर करें, लोग इस पे ध्यान नहीं देते, तो जो सबसे बड़ी मार्केट है वो एजुकेशन की मार्केट है, सबसे बड़ी मार्केट है। अब लोग किस चीज से इतना कितना भाग रहे हैं, लेकिन सच्चाई अगर आप बैकएंड में जाएंगे, थोड़ा सा ध्यान देखेंगे, तो एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता दूं, छोटी सी टेस्ट सीरीज 100 रुपए की आती है और अगर उसको 2 लाख लोग ले ले तो आप सोचिए कितनी बड़ी मार्केट है एक छोटी सी टेस्ट सीरीज का। एक मेंस की टेस्ट सीरीज आप देते हैं 50 रुपए की, एक टेस्ट सीरीज आप देंगे सिर्फ एक सब्जेक्ट का, अगर ऐसे 1 लाख लोग ले लें तो कितना उसका वो होगा। तो ये बहुत बड़ी मार्केट है और इसको इस तरीके से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हाइप कर देना थोड़ा सा सही नहीं है। अब बात करते हैं आपके स्पेसिफिकली यूट्यूब जर्नी की। यूपी अकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज जी, I can see 2.72 million subscriber हैं। Congratulations for this. 2.72 lakhs. 2.72 million. Lakhs. 2.72 lakh subscribers. Yes. Congratulations for this. Okay, thank you. और कैसे देख पाते हो इस जर्नी को? मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मैं
आपको बताऊं, जब मैं इलाहाबाद में पहुंचता हूं और किसी भी एक ऐसे पॉइंट पे पहुंचता हूं जहां थोड़े भी स्टूडेंट्स हों, तो मेरे ख्याल से 10 में से 7-8 स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो मुझे जानते हैं और वो पास आके मुझसे बात करते हैं। तो एक एजुकेटर को, एक शिक्षक के लिए इससे बड़ी चीज कुछ नहीं हो सकती कि लोग आपको आपके नाम से जान रहे हो। मैं दिल्ली आ रहा हूँ, मैं मुखर्जी नगर पे जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि हर 5 में से 2 बच्चा तो मुझे जानता है एटलीस्ट। तो बड़ा अच्छा फील होता है आयुष, जब कोई लड़का आपके पास आए, आपके पैर छूना चाहे और आपको कहना चाहे कि सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो सच बता रहा हूँ, बहुत अच्छा लगता है। ऐसी बहुत सी कहानियां रही होंगी स्टूडेंट्स की आपकी जो आपके दिल को छू गई, ऐसी किसी स्टूडेंट की कहानी जो? एक स्टूडेंट मुझे याद है, देहरादून का था, बहुत समय से यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहा था जी। और उसका प्रीलिम्स निकला। कभी बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो फैमिलियर बैकग्राउंड से बहुत अच्छे नहीं होते, फाइनेंशियली बहुत अच्छे नहीं होते, तो उस बच्चे ने बड़ी मेहनत करी और प्रीलिम्स निकाला। उसने सिर्फ और सिर्फ काम किया कि मुझे फॉलो किया, और 6 महीने बाद जब उसका प्रीलिम्स निकला तब उसने मुझे बताया कि सर मेरा प्रीलिम्स हो चुका है बट मेरे पास अब पैसे ही नहीं है आगे कैरी फॉरवर्ड करने के लिए। तो फिर उसको मैंने अपने पास बुलाया और लगभग 1 से 1.5 महीने के लिए मैंने उसको ट्रेन किया। और ऐसे एक नहीं, ऐसे 3-4 बच्चे हैं जिनके साथ मैंने ऐसा किया और उनमें से 2 तो अब तक सेलेक्ट भी हो चुके हैं यूपी पीसीएस। तो वो सब कहानी मुझे बड़ी अच्छी लगती है कि एक्चुअली आपको लग सकता है कि हाँ कोई यूट्यूब पे पढ़ा रहा है, आई एम गिविंग फ्री कंटेंट ऑन द यूट्यूब, तो कुछ लोगों को लग सकता है कि ठीक है क्यों फ्री में पढ़ा रहा है, मैं इसको पैसे भी ले सकता था। लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको सच में ऐसे ही एजुकेशन की जरूरत है। उनके पास 50 रुपए नहीं है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, और अगर मेरी वजह से उनको थोड़ा भी फायदा हो रहा है तो ये बड़ी अच्छी बात है। मानस जी, सवाल मेरा ये है, इतनी डाइवर्सिटी, मतलब आईआईटी में भी आपने पढ़ाई की है और उसके बाद यूपीएससी, मतलब इतनी सारी एजुकेशन आप लेके आए हो, सब कुछ पढ़ाना, ऊपर से इतनी सारी सब्जेक्ट, कैसे कर लेते हो इतना? मैंने आपको शुरू में बताया कि ट्राई करना चीज सीखा था मैंने अपने पिताजी से, तो हर चीज ट्राई करी। मैंने बीटेक किया, फिर एमटेक एनआईटी से, फिर आईआईटी बीएचयू से मैंने पीएचडी की, रिकॉर्ड टाइम में करी। उसके बाद मुझे हमेशा ये लगता है कि ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए एजुकेशन फील्ड में जिससे मुझे जानकारी जिसके बारे में ना हो। तो मैंने आई ट्राइड एवरीथिंग कि मुझे लगा कि मैं हिस्ट्री भी पढ़ा के देख सकता हूँ, और मैंने कोशिश की और वो अच्छा रहा। फिर मैंने पॉलिटी पढ़ाई, ऐसे कर करके सारे सब्जेक्ट मैंने पढ़ाए। और इससे क्या सीख मिली मुझे कि बहुत सारी चीजें जब आप पढ़ लेते हैं तो आपका माइंड अपने आप ब्रॉड हो जाता है। तो बहुत ब्रॉड लेवल पे थिंकिंग करने के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो ये है कि डाइवर्सिफाई रहिए, ट्राई एवरीथिंग, यही मैं कहना चाहूंगा। 2025 का जो यूपीपीसीएस का प्रीलिम्स है वो आने वाला है, आई थिंक अक्टूबर में है शायद जी। क्या प्रेडिक्ट कर पाएंगे पेपर को? मैं फिर से यही कहूंगा कि 3 ही काम करें, एक सिंगल बुक रखें, मेरी वीडियोस रखें और 30 सालों का प्रश्न रखें। आपको प्रेडिक्शन नहीं, मैं आपको एग्जैक्ट हकीकत बता सकता हूँ कि आप आराम से उतनी ही चीजों को पढ़ करके आराम से एग्जाम निकाल सकते हैं। अब सर ने जो बोला है, प्लीज उन सब्जेक्ट्स को ध्यान से सुनना, वीडियोस को ध्यान से सुनना, तो आई बिलीव कि एग्जाम भी निकलेगा और आपकी लाइफ भी सेट हो जाएगी। मानस जी, मेरा सवाल एक ये है कि आपकी लाइफ जैसे एक आइडियल लाइफ नहीं होती लोगों की, वैसी होनी चाहिए, ऐसी लाइफ होनी चाहिए। आप अपना बिजनेस संभाल रहे हैं जो कि मिलियंस में रीच है और बहुत अच्छी ग्रो कर रही है और होपफुली ग्रो भी करेगी। उसके अलावा यूट्यूब भी है, उसके अलावा पढ़ाना भी है, उसके बाद आप कह रहे हैं मैं खुद भी पढ़ता हूँ और योगा भी करना है, ये सारी चीज कैसे मैनेज कर लेते हो आप? एक्चुअली समय तो सबके पास 24 घंटे ही रहते हैं। आई स्टार्ट माई डे एट 6 AM। मैं 6 बजे उठता हूँ, मैं 6 से 7 टहलता हूँ। टहलने के साथ योगा भी बहुत जरूरी है मेंटल हेल्थ के लिए। उसके बाद 7 से 8 में वीडियो बनाता हूँ। फिर मैं चला जाता हूँ अपने ऑफिस की तैयारी करने। उसके बाद दिन भर के ऑफिस की थकान के बाद वापस आने के बाद थोड़ी देर में आराम करता हूँ। उसके बाद फिर से एक बार दोबारा यूट्यूब के कंटेंट बनाना और फिर वीडियोस बनाना। लगभग 13 से 14 घंटे आयुष में मेहनत करता हूँ। और मुझे लगता है कि अगर आपको सक्सेस पानी है तो इतना तो आपको देना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, एक मेरा सिंपल सा नियम है, जो 2 घंटे पढ़ते हैं वो नौकरी तलाशते हैं, एक नौकरी तलाशते हैं। लेकिन जो 10 घंटे पढ़ते हैं वो नौकरियों को चुनते हैं। उनके पास ऑप्शन रहते हैं, उनमें से कोई एक सेलेक्ट करते हैं। तो ये आप पे है, 2 घंटे पढ़ के नौकरी पाना चाह रहे हैं कि 10 घंटे पढ़ के नौकरी को सेलेक्ट करना चाह रहे हैं या चुनना चाह रहे हैं। सर एक ना बहुत पर्सनल सा सवाल है, जब इस एग्जाम में फेल हो जाते हैं लोग और बाकी दुनिया में जाते हैं, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाते हैं, एक वर्ड होता है जोन्ड आउट। आप सामने हैं लेकिन आप सामने नहीं हैं, आपके दिमाग में यूपीएससी का फेस चल रहा है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनसे मैं मिला हूँ जो यूपीएससी के प्रिपरेशन में थे, लेकिन वो कॉर्पोरेट में आए हैं, उनका दिल नहीं है उस काम, उस जॉब को करने का, लेकिन कहीं ना कहीं वो आउट है दिमाग से, वो समझ नहीं पा रहे हैं कि उनकी जिंदगी में क्या चल रहा है। कैसे करेंगे वो मैनेज? मुझे लगता है यही लाइफ है।
जो समझ में आ जाए वो जिंदगी कैसी है, यही तो पहेली भी सुलझाना है। जी। ऐसा मेरे साथ भी होता है कि मेरे दिमाग में मैकेनिकल इंजीनियरिंग चल रही होती है, मुझे शाम को वापस आकर के यूट्यूब पे पढ़ाना होता है, उसके बाद 1-2 घंटे कंपनी को भी देखना पड़ता है, ये सब चल रहा होता है दिन भर में। इसीलिए दिमाग को स्टेबल करिए, दिमाग को स्टेबल करने के लिए जरूरी है योगा करिए, क्योंकि यही तो समझना है। और इसको समझना भी नहीं है एक्चुअली, इसको जीना है। बिल्कुल। आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं कि पीछे जाना चाह रहे हैं, इन सब चीजों से परे है कि बस आप अपने आप को इन्वॉल्व रखिए। एग्जैक्टली। और आप जहां भी हैं अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करें कि ठीक है फेलियर हो गई, बस दिस डजंट मीन कि वो आपकी फेलियर डिफाइन कर रही है। बिल्कुल। आप कई तरीके से उसको नए तरीके से हैंडल कर सकते हैं जो कि आपके लिए अच्छा रहेगा। मानस पांडे जी, एक सवाल मेरा और है जी। आई बिलीव कि ये सच होगा क्योंकि मैं मैनिफेस्ट करता हूँ तो चीजें सच होती हैं। जी जी। अगर आपके ऊपर एक बायोपिक बनी जी तो उसका नाम क्या होगा? उसका नाम होगा लर्नर। लर्नर। जी। एक्टर कौन रखेंगे? एक्टिंग भी मैं खुद ही करना चाहूंगा। वाओ। एक्चुअली मैं अपने बारे में समझता हूँ आई एम द किंग ऑफ माई ओन ड्रीम्स। ठीक है। मैं अपने सपनों का खुद ही राजा हूँ। मेरा जब जैसी इच्छा करती है मैं उस हिसाब से करता हूँ। इसीलिए गवर्नमेंट जॉब शायद ना करने के पीछे एक बहुत बड़ा रीजन ये भी था, मुझे बंदिशें नहीं पसंद है। बिल्कुल। मैं जहाँ पे हूँ मैं अपने हिसाब से काम करता हूँ और मुझे वही ही पसंद है। इसी से मुझे बड़ा अच्छा फील होता है और यही मेरी पॉजिटिवनेस है। अच्छा मानस जी, आजकल की जो जनरेशन है, स्पेसिफिकली एक वर्ड यूज होता है जेन ज़ी। जी। आपको लगता है आने वाले टाइम में ये लोग यूपीएससी की तैयारी करेंगे? कहाँ स्टार्टअप खोल रहे हैं ये लोग? मुझे लगता है कि सबसे जरूरी, अगर आप एट द एंड ऑफ द डे देखें तो सबसे जरूरी है खुश रहना और पैसा। जी। अब वो आजकल इतनी अपॉर्चुनिटीज है मार्केट में, तो बिल्कुल जो कम एज का है, लेकिन अब ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि 18 साल से कम आपने शुरू कर दिया, ये कतई नहीं करना चाहिए, ना अपने बच्चों को प्रमोट करना चाहिए। 18 साल तक अपने बच्चों को जरूर पढ़ने दें, उसके बाद ही उसको इन सब चीजों को सीखने के लिए कहें, क्योंकि उसके बाद वो बेहतर करेगा। अदरवाइज कम एज में अगर उसने शुरू किया तो उसका लंबा कैरियर नहीं होगा। उसकी 2 वीडियो वायरल हो सकती हैं, 1 साल वो हाइप हो सकता है, 1 साल तक वायरल होगा, उसके बाद वो कहाँ जाएगा किसी को पता नहीं चलेगा। ऐसा ही मार्केट में एक्चुअली चल रहा है। यूपीएससी के इन्फ्लुएंसर्स आजकल मार्केट में ट्रेंड कर रहे हैं। बिल्कुल। बहुत अच्छे हैं, बहुत खराब हैं, बहुत ज्यादा खराब है। कुछ कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगा कि कंसिस्टेंसी रखिए, क्योंकि जो बहुत तेजी से आते हैं, इतिहास गवाह है, वो बहुत तेजी से चले जाते हैं। बहुत सारी ऐसी कंपनियां यूपीएससी की फील्ड में भी आई, जो आई बहुत बड़ा करने की कोशिश में चली गई। इसीलिए मुझे लगता है कि मैंने अपना फील्ड स्पेसिफाइड कर रखा है सिविल सर्विसेज, क्योंकि जो कंपनियां सब चीज डील करेंगी यानी वो कुछ नहीं कर पाएंगी। अगर मैं एक साथ नीट भी देखूं, छोटे एग्जाम्स भी देखूं, बड़े एग्जाम्स भी देखूं, तो शायद एक एग्जाम पे कभी फोकस हो ही नहीं पाएगा। तो इसलिए जो कोई भी अपनी कंपनी को चला रहा है, वो बेहतर है कि एक फोकस चलाए, एक ही चीज में क्वालिटी बेहतर प्रोवाइड करने की कोशिश करे, 1000 चीजों के पीछे ना पड़े। ठीक है सर, एक रैपिड फायर करते हैं जी। फिर कुछ सवाल और रहेंगे और फिर रैप अप करेंगे। तैयार है सर? कुछ सवाल हमारी ऑडियंस ने किए हैं, आपके स्टूडेंट्स ने, आपके फेवरेट स्टूडेंट्स ने, कुछ सवाल हमारी टीम ने बनाए हैं जी। इस पूरे सफर को अगर कुछ शब्दों में बयान करना हो, क्या कहेंगे? इस पूरे सफर को मैं कहूँगा कि इट्स अ जर्नी, इट्स अ जर्नी टुवर्ड गिविंग द बेसिक एजुकेशन, या बच्चों को ऐसी शिक्षा देना, वो भी कम से कम प्राइस में जी। देश के लिए कुछ भला ही कर रहा हूँ मैं, तो जस्ट ए जर्नी टू गिव समथिंग टू माय कंट्री। जिंदगी का सबसे बड़ा मलाल डीएसपी ना बनना या कोई और? नहीं, ऐसा कुछ मलाल नहीं है जिंदगी में, जिंदगी होना ही सबसे बड़ी बात है जी। डीएसपी बनना तो एक छोटा सा शौक था, तो बहुत सारे शौक होते हैं, एक शौक नहीं पूरा हुआ तो इसका मतलब जिंदगी थोड़ी ना रुक जाती जी। प्रेमानंद जी महाराज को सुनते हैं आप? मैं उन्हें बहुत समय से फॉलो करता हूँ और शायद मैं उनको इस तरीके से फॉलो करता हूँ कि दिन में मैं 3-4 बार नाम ही लेता हूँ भगवान का, और बहुत पॉजिटिविटी आती है इससे जी। चाय की टपरी पे चाय या फिर रात को ब्लैक कॉफी? मुझे लगता है टपरी पे चाय, क्योंकि डिस्कशन होता होगा, असली डिस्कशन जो होता है वो चाय की टपरी पे ही होता है। बहुत सारी यादें भी रही होंगी आपकी। बिल्कुल बिल्कुल, हम दोस्त 3-4 दोस्त रहते हैं, हम लोग अक्सर अभी भी जाते हैं। मुझे लगता है कि ये चीजें बड़ी जरूरी हैं कि जब आप बहुत एग्जॉस्ट हो जाएं दिन भर में, तो शाम को जाएं, गंगा के किनारे बैठ जाएं किसी टपरी पे और चाय पिए, और दिन भर की चीजों पे जो अच्छा हुआ, जो बुरा हुआ, अच्छे को मजा लें और बुरे को खराब कहें। ये सब चीजें एक अलग ही लेवल का मजा देती है जीवन में। GS1 से लेके GS4 तक में जी। आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा रहा? GS4 एथिक्स। एथिक्स क्यों सर? क्योंकि एथिक्स होना जीवन में जरूरी है। देखिए, अगर आप सही, एक एथिकल आदमी मिलना बड़ा मुश्किल है, और अगर आप एथिकल हैं तो
शायद आपको बड़ा अच्छा लगेगा खुद में, क्योंकि मेरा एथिक्स कहता है कि मैं छोटी गवर्नमेंट जॉब नहीं करूंगा, क्योंकि उसमें ऐसी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मुझे कभी पैसे की जरूरत पड़े और मैं 2 नंबर का धंधा भी शुरू कर सकता हूँ। तो इसलिए बेहतर है कि मेरी एथिक्स करती है कि ठीक है, मुझे पैसा ही कमाना है तो मैं एक सही तरीके से कमाऊं। तो एथिक्स तो जीवन में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है एथिक्स। कुछ तो अपना एक सेटअप होना चाहिए कि मैं इस तरीके से काम करूंगा। और आई थिंक इस एग्जाम में सबसे ज्यादा जरूरी है एथिक्स की, मोरालिटी, इंटीग्रिटी की जरूरत होना। इस एग्जाम ने एक चीज सिखाया मुझे कि जीवन में एथिकल होना बहुत जरूरी है, और सबसे इंपॉर्टेंट जीवन ही है। जब कोई गिरा हो रास्ते पे, सड़क पर कोई आदमी गिरा हो, तो यूपीएससी और यूपीपीएससी कहती है, और यही सही जवाब भी है, कि आप किसी पे भरोसा ना करें। आप अपने लोगों पे भरोसा मत करें, आप टीम पे भरोसा ना करें, आप डायल 112 पे ना भरोसा करें, आप खुद से जाएं और उसका फर्स्ट एड कराएं, क्योंकि प्राइसलेस चीज है, लाइफ से बड़ा कुछ है ही नहीं। तो ये बड़ी जरूरी चीज है। यूपीपीएससी और यूपीएससी का सबसे बड़ा मिथ, 16 घंटे पढ़ना, ये एक बहुत बड़ा मिथ है। मुझे लगता है कि 5 घंटे 5 महीने, 6 घंटे 6 महीने, दोनों का एक क्लियर सा मिथ है। देखिए, मैं बहुत कुछ यूपीएससी के बारे में आपको नहीं बता पाऊंगा, लेकिन हाँ, यूपीएससी का एक सिंपल सा मिथ है, सही तरीके से ना पढ़ना। आप सही तरीके से नहीं पढ़ेंगे, सही डायरेक्शन में नहीं पढ़ेंगे, तो आप 10 साल पढ़ते रहिए, यूपीपीसीएस में नहीं होगा, क्योंकि वो एक प्योरली फैक्चुअल चीजें हैं, उसमें पता है क्या नहीं है। आप सही तरीके से नहीं पढ़े तो सिलेक्शन नहीं होना है। ठीक है। द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस, ये स्पेशली सवाल जो किया है बहुत सारे लोगों ने किया। इंडियन एक्सप्रेस। रीजन ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि द हिंदू हमेशा क्रिटिसाइज करता है व्हिच इज गवर्नमेंट को। मुझे लगता नहीं, दैट इज नॉट गुड, एक्चुअली दैट इज नॉट गुड। आई डोंट लाइक द हिंदू। मुझे वो पसंद है कि हमारे में हर आदमी में कमी रहती है, हर देश में बहुत सारी कमियां हैं, लेकिन अगर हम अपनी कमियों को ही गिनाने लगेंगे तो फिर अच्छी बातों को कौन करेगा। एंड आई थिंक कि इंडियन एक्सप्रेस ज्यादा बेहतर है किसी भी और न्यूज़पेपर से, और फ्यूचरिस्टिक दिखता है इंडियन एक्सप्रेस। बिल्कुल तो एक अच्छा वे फॉरवर्ड, बिल्कुल क्रिटिसाइज कम करता है। सबसे बड़ी चीज ये है, क्योंकि क्रिटिसिज्म तो ऑलरेडी दुनिया तो डांट ही रही है, दुनिया तो गाली ही दे रही है, तो पेपर भी अगर यही करेंगे तो फिर क्या होगा। लक्ष्मीकांत या ल्यूसेंट? लक्ष्मीकांत। क्यों? क्योंकि वो बता रहा है जिससे एग्जाम निकलेगा। अब ये डिपेंड करता है कि अगर आपको बेसिक लेवल का एग्जाम निकालना हो, ग्रुप सी ग्रुप डी ल्यूसेंट, ग्रुप ए ग्रुप बी लक्ष्मीकांत, सिंपल। ओके जी, ठीक है। किसी पॉलिटिशियन को यूपीएससी देना चाहिए? नाम अगर आप दे पाए तो। बिल्कुल, मुझे एक सुधांशु त्रिवेदी हैं, आई लव हिम। मतलब अगर कोई एक ऐसा पॉलिटिशियन, बिल्कुल मुझे एक ऐसा आदमी जो पढ़ा लिखा और जो बहुत अच्छा लगता है, जिसे सच में नॉलेज है, तो वो है सुधांशु त्रिवेदी। निकाल सकते हैं एग्जाम? वो निकाल सकते हैं। कोई सेलिब्रिटी? सेलिब्रिटी में मुझे पसंद है, ऐसा कुछ सेलिब्रिटी के तौर पे तो नहीं, लेकिन हाँ, अगर नॉर्मल लाइफ में देखा जाए तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन हाँ, सिविल सर्विसेज देने में तो शायद इंटरेस्टेड हो लोग। ठीक है। यूपीएससी के टीचर भगवान क्यों बन जाते हैं सर? अब आप ऐसा समझिए कि जिस चीज के पीछे किसी ने 3 साल लगाया हो, तिल तिल करके उसको पढ़ा हो, और जिस आदमी में, मतलब एक लाइन में, कि जब आपके प्रॉब्लम में जो आपके साथ रहा हो, तो 3 साल वो जो स्ट्रगल का टाइम है, उसमें जो अकेला साथ देता है वो गुरु साथ देता है जी। और अगर उसने सही से साथ दिया है तो वो लड़का सेलेक्ट होता है, और अगर वो सेलेक्ट होगा तो वो कभी उस गुरु को ही नहीं भूल सकता जिसकी वजह से वो यहाँ तक पहुंचा है, और उसे शायद कभी भूलना भी नहीं चाहिए। तो इसलिए वो भगवान से कम तो नहीं, जिसने उसको वो रास्ता दिखाया जहाँ पे उसने चलना शुरू किया। ठीक है जी। भारत विश्व गुरु बन चुका है? बिल्कुल, एक रास्ते में है जहां वो कोशिश कर रहा है, और बहुत जल्दी वो बन जाएगा। ठीक है। इलाहाबाद या प्रयागराज? प्रयागराज। ठीक है। सबसे इरिटेटिंग आपको यूपीएससी एडवाइस किसी ने दी हो? मैं किसी भी एडवाइस को एक्चुअली इस हिसाब से देखता हूँ कि वो मुझे कोई भी, आप भी अगर मुझे कुछ बताओगे तो मुझे उसमें अपने काम की जो पॉजिटिव चीजें मिलेंगी मैं उसमें ले लूंगा। जो नेगेटिव चीजें मैं कभी समझता ही नहीं कि वो नेगेटिव है। आई ओनली टेक पॉजिटिव थिंग्स। ओके। ऑफलाइन कोचिंग या फिर ऑनलाइन कोचिंग? फॉर प्रीलिम्स ऑनलाइन, फॉर मेंस ऑफलाइन। आईएएस बनना आसान है या खुद को समझना आसान है? आईएएस बनना आसान है, खुद को समझना बहुत मुश्किल है। इन सब चीजों से बहुत ऊपर है इंसान और इंसान की लाइफ। चलो, एक वो होता है ना, केस स्टडी देता है ना जीएस4 में, I'm not wrong। एक दिन के लिए डीएसपी बने, क्या करना चाहेंगे आप? मैं सबसे पहला काम करूंगा कि यूपी के जितने बेसिक स्कूल हैं
उनमें टीचर कितने ईमानदारी से पढ़ा रहे हैं, बस मैं ये देखना चाहूंगा उस दिन। डीएसपी के तौर पे तो ऐसा नहीं, लेकिन अगर आप मुझसे कहें कि अगर आप एक दिन के लिए मुझे सीएम बना दें, तो आप मुझसे ये अच्छा पूछेंगे। तो इस चीज का सही जवाब ये होगा कि अगर आप मुझे एक दिन का सीएम बना दें यूपी का, तो मैं सबसे पहले ये देखना चाहूंगा कि यूपी के प्राइमरी स्कूल में कैसी पढ़ाई चल रही है, वहां के टीचर कितने सिंसियर हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि प्राइमरी स्कूल ही वो फाउंडेशन होता है ना जहाँ पे, और सबसे बड़ी बात कि प्राइमरी के टीचर्स इतने इंटेलिजेंट होकर के वहां जाते हैं पढ़ाने, अगर वो अच्छे तरीके से पढ़ा दें तो आगे का फाउंडेशन ऑलरेडी इतना अच्छा हो जाएगा। तो सबसे जरूरी है प्राइमरी स्कूल, जो स्कूलिंग बच्चे की है वो फाउंडेशन है जिसपे सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। और मैं कभी अगर बना या सोच रखता हूँ तो मैं जरूर इसी चीज पे काम करूँगा। स्कूल की एजुकेशन के बारे में बात करना चाहेंगे। बिल्कुल, बात तो बहुत करते हैं सर, प्रॉब्लम यही है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन की जब बात आती है तो सरकारें पीछे हट जाती है। ऐसा नहीं है, कुछ चीजें बहुत बदली हैं, कई जगह इम्प्लीमेंट भी है, गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीजें इम्प्लीमेंट ऑलरेडी कर भी रखी हैं। पहले था कि चीजें पॉलिसी बहुत ज्यादा थी, इम्प्लीमेंटेशन नहीं था, बट अब ऐसा नहीं है। अब 10 में से 2 पॉलिसी इंप्लीमेंट हो रही है, बट हो रही है। फॉर एग्जांपल यूपीआई आपने देखा होगा, वर्ल्ड में हम लोग 2nd-3rd पोजीशन पे हैं। इतना ज्यादा एक बेसिक सी दुकान पे, चाय की दुकान पे, चाहे पान की दुकान पे यूपीआई चल रहा है। तो वी आर ऑलरेडी ग्रोइंग, हम लोग ऑलरेडी बहुत अच्छे पोजीशन में हैं। तो ये तो अच्छा ही। आपने सीएम की बात करी, पॉलिटिक्स में जाना चाहेंगे आप? बिल्कुल, मुझे लगता है कि पॉलिटिक्स एक ऐसी जगह है जब कम पढ़े लिखे लोग पॉलिटिक्स में जा सकते हैं, तो पढ़े लिखे लोगों को तो जरूर जाना चाहिए। मैं तंज नहीं कस रहा हूँ, ये रियलिटी हमारे देश में ऐसे बहुत सारे पॉलिटिशियंस हैं आयुष, जो थोड़े से कम पढ़े लिखे हैं। मुझे लगता है जब एक पढ़े लिखे वहां पे जाएंगे, हम सिस्टम को बाहर से ब्लेम कर देते हैं कि ये पूरा भ्रष्ट है, ये पार्टी भ्रष्ट है, वो गवर्नमेंट भ्रष्ट है। लेकिन एक्चुअली अगर आपको सिस्टम को संभालना हो तो आपको उसी सिस्टम में जाना जरूरी है। तो किसी भी पॉलिटिशियन को हम लोग गलत कहने से पहले ये समझें कि ठीक है, अगर मुझे ही मिल जाए तो मैं क्या करूंगा। तो मुझे लगता है कि दूसरों को कहने के बजाय उसमें जाइए, सिस्टम में जाइए और फिर सिस्टम को बदलना है, ये ज्यादा जरूरी है। इसलिए आई लव पॉलिटिक्स। ठीक है। यस। मॉर्निंग पर्सन है आप, सुबह उठ के पढ़ना पसंद करते हैं, रात को नाइट मॉर्निंग? रात को पढ़ने में कोई दिक्कत होती है? ऐसा नहीं है, सबकी चॉइस। इट डिपेंड्स कि कौन बेहतर समय है। किसी की चॉइस रात में होती है, कोई दिन में पढ़ता है, कोई मॉर्निंग में पढ़ता है। अच्छा, रियल आईएएस या रियल डीएसपी कौन है, जो आखिरी तक लड़ा है या जिसकी रैंक आई? जो आखिरी तक लड़ा। रैंक आना इज नॉट इम्पोर्टेंट। दिक्कत ये है कि जो 8वें अटेम्प्ट में बन रहा है जी, उसने सोचिए किस लेवल पे संघर्ष किया होगा, और वो जीवन भर एक बहुत अच्छा डीएसपी बनेगा। क्यों? क्योंकि प्रेशर हैंडल करने का जो तरीका उसने तैयारी में सीख लिया ना, वो जीवन भर बस वही काम देता है। एक्चुअली मेन स्ट्रगल तैयारी के बाद ही शुरू होता है, जब आपके सामने बहुत सारे प्रेशर रहते हैं। पॉलिटिशियंस का प्रेशर रहता है, फैमिली का प्रेशर रहता है कि आप 17-18 घंटे जॉब कर रहे हो, कोई जॉब का टाइमिंग नहीं है, पूरी फैमिली आप पे दबाव बनाती है कि थोड़ा समय हमें भी दो। उस समय आपका यही जो प्रेशर है, यही जो एग्जाम की तैयारी के दरमियान जो संघर्ष किया था, बस वही साथ देता है। ठीक है। तो मानस जी, मैं ना आप कुछ टीचर्स के नाम लूंगा, आप एक एक शब्द उनके बारे में कहिएगा, एक शब्द, 2 शब्द, जो भी आपको सूटेबल लगे। अवध ओझा सर, वेरी गुड स्पीकर। ठीक है। विकास दिव्यकीर्ति सर, वेरी मैच्योर्ड लीडर एज वेल एज वेरी मैच्योर्ड टीचर। नीतू मैम, थोड़ा सा कम जानता हूँ मैं उनके बारे में, बट 1-2 बार देखा है, हाल ही में मैंने देखा उनको। अच्छा है, शी इज अ गुड लीडर, शी कैन बी अ गुड लीडर एक्चुअली। ओके, यस। यूपीपीसीएस में एक और फैकल्टी हैं जी, ज्ञान सर। जी, मैंने थोड़ा बहुत सुना है उनके बारे में जी, और ही इज डूइंग गुड, ही इज डूइंग गुड। ठीक है। किसी ने बहुत बार इस प्रिपरेशन फेज में बहुत लोगों ने कहा होगा तुझसे ना हो पाएगा, आपको भी कहा गया था? बिल्कुल, कई बार कहा गया, और जब जब कोई मुझसे ये कहता था कि तुझसे ना हो पाएगा, तो मेरे दिमाग से एक ही चीज निकलता है, तो बस मुझी से हो पाएगा। और अगर ये मुझसे नहीं हो पाया तो फिर ये कौन करेगा? जब फिर ऐसी मोटिवेशन रहती है माइंड में, तो फेलियर कभी फेलियर ही नहीं लगती। बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जो यूपीपीएससी की प्रिपरेशन में हैं या यूपीएससी की प्रिपरेशन में हैं, वो अगर इस वीडियो को देख भी रहे हैं जी, वो परेशान है जी, उनके दिमाग में बहुत से सवाल हैं जिनके जवाब उन्हें अभी तक नहीं मिले। आप उनको क्या समझा सकते हैं? मैं बस इतना समझा सकता हूँ कि सबसे बड़ी चीज होती है डिस्ट्रैक्शन। लोग फोकस्ड नहीं है जी। अगर आदमी का फोकस सिर्फ 6 महीने एक चीज पर हो जाए, सिर्फ 6 महीने, तो दुनिया की कोई भी चीज 6 महीने में हासिल की जा सकती है। चाहे वो पैसा हो, चाहे वो रुतबा हो, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, सिर्फ 6 महीना आपको लगता है अपने आप को तैयारी करने में। और मुझे लगता है कि एग्जाम की तैयारी में आयुष जो सबसे ज्यादा जरूरी है,
लड़के इंडिया में अलग अलग एग्जाम के लिए अलग अलग तैयारी करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको 6 महीने एक बार एक प्रॉपर तैयारी कर लीजिए, उसके बाद आप देखेंगे बड़े एग्जाम की तैयारी आपने एक बार अच्छे से 6 महीने कर ली तो छोटे एग्जाम आपके लगातार निकलते हैं। तो आपको खुद पे बड़ा अच्छा लगेगा कि मैंने 6 महीने दिए, 6 महीने पूरी ताकत से पढ़ाई करी, सिर्फ 6 महीने, उसके बाद आप एग्जाम देना शुरू करिए। तो बड़े एग्जाम तो भले शायद निकले या ना निकले, लेकिन छोटे एग्जाम आपके धड़ाधड़ निकलने शुरू हो जाएंगे। तो जरूरी है कि कंसिस्टेंट रहें, फोकस्ड रहें, सिर्फ 6 महीना। कोई फ्रीडम फाइटर जिनकी लाइफ आपको बहुत इंस्पायर करती हो? जी, भगत सिंह। फॉर ऑब्वियस रीजंस। हमारी ऑडियंस जो है या आपके स्टूडेंट्स जो हैं स्पेसिफिकली, उन्होंने बतौर एक टीचर को देखा है जी, लेकिन बतौर एक इंसान मानस पांडे अंदर से कैसे हैं? मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो मैं अपने से ज्यादा भगवान पे विश्वास करता हूँ। मुझे लगता है कि मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूँ, सब कुछ भगवान करा रहे हैं। ये पॉडकास्ट भी ईश्वर की आशीर्वाद से ही हुआ, और शायद अब तक जितनी भी मेरी जर्नी है, क्योंकि बहुत कम समय में हर चीज मुझे कम समय में मिल गई। जब मैंने चाही उससे पहले ही हर चीज मिल गई। तो एवरीथिंग इज बिकॉज ऑफ द गॉड। और मेरे ख्याल से हर मिनट हर समय में बस ईश्वर का धन्यवाद देता हूँ। दैट्स आई एम। ठीक है, मानस पांडे जी कुछ गाना चाहेंगे हमारी ऑडियंस के लिए, अपने स्टूडेंट्स के लिए? तुझे अब ये दिखाना है, एक लक्ष्य मूवी का गाना है, चाहे अंगार बरसे या बिजली गिरे, तू अकेला नहीं होगा राहों मेरे, इस टाइप का कुछ गाना है। मुझे वो गाना बड़ा अच्छा लगता है। वो पूरे गाने को जब मैं थोड़ा भी डिमोटिवेट फील करता हूँ तो मैं वो लक्ष्य मूवी को भी देखता हूँ और उस गाने को भी देखता हूँ कि कैसे एक फेलियर लड़का, एक फेल्ड लड़का कैसे दोबारा अपने जीवन में आगे बढ़ता है और कैसे सक्सेस पाता है। और वो बहुत इंस्पिरेशनल है। आई लव दैट। लोग मानस पांडे को कैसे याद रखेंगे? बस मेरा एक ही है कि मानस पांडे को ऐसे याद रखेंगे कि एक आदमी जिसने शायद बहुत चीजें दी, शायद थोड़ा सा एक कोशिश करी फ्री एजुकेशन की तरफ, क्योंकि एजुकेशन एक ऐसी चीज है जो बहुत सस्ती होनी चाहिए या फिर फ्री ही होनी चाहिए उन लोगों के लिए जिनको सच में इसकी जरूरत थी। क्योंकि जिनके पास पैसा है उनके पास तो बहुत सारी कोचिंग है, लेकिन जिनके पास पैसा नहीं है उनको क्वालिटी कंटेंट अगर कोई दे तो ये कोशिश मैंने की। शायद इसी के तौर पे लोग मुझे याद रख सकते हैं। कुछ कहना चाहेंगे आखिरी में? बिल्कुल, एक शायरी याद थी, मैं आपसे कह रहा था, मैं भूल गया। वही शायरी में कहूँगा कि जीवन के अविराम समर में कभी हार है जीत कभी, कभी पराजय पर रोना है गाना जय की जीत कभी, तो फूल न उठना विजय गर्व से, दुखी न होना खाकर हार, क्योंकि उठकर गिरना गिरकर उठना, बस यही है जीवन का व्यापार। थैंक यू। बहुत बहुत खूबसूरत। इट वाज अ वेरी नाइस पॉडकास्ट विद यू मानस पांडे सर। और आई बिलीव कि हमारी ऑडियंस के जो भी सवाल थे वो कोशिश करी है हमने कैटर करने की। और दिस इज नॉट द फर्स्ट पॉडकास्ट जो हम कर रहे हैं, हम सीरीज में पॉडकास्ट करेंगे, कुछ और नए मुद्दों पर बात होगी, किसी और नए टॉपिक्स पे बात होगी। सर से बात करके ओवरऑल यही समझ में आया कि यूपीएससी सिर्फ किताबों की जर्नी नहीं है, ये जिंदगी से भी बड़ी कोई अलग लेवल की स्टोरी है। बहुत सी चीज़ें ज़रूरी हैं, ऑनेस्टी ज़रूरी है, परसिवियरेंस होना बहुत ज़रूरी है। एग्जाम बहुत कम चीज़ें नहीं मांगता आपसे, बहुत कुछ मांगता है, लेकिन शिद्दत ज़रूर मांगता है। अगले फिर किसी पॉडकास्ट में किसी नए मुद्दे पर बात करेंगे। सर से बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द पॉडकास्ट सर। इट वाज अ वेरी ब्लेसफुल एंड वेरी गुड डिस्कशन विद यू। एंड ये था पॉडकास्ट। आपने बहुत सारे सवालों के जवाब पाए होंगे और आई बिलीव कि आपको बहुत प्यारा लगा होगा। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू।